I am your English teacher, Vani, and I am delighted to welcome you to our beautiful learning journey with Novalearn Books, an imprint of Mount Enlightenment International. Our next lesson is The Signalman, a gripping and mysterious story by Charles Dickens. The story revolves around a lonely railway signalman who works in a dark, isolated cutting near a tunnel. A visitor meets him and slowly discovers that the signalman is deeply troubled by strange visions and voices that seem to warn him of coming disasters. As the story unfolds, we learn that these airy warnings are linked to real and tragic accidents on the railway line. The signalman feels a heavy responsibility but is helpless, unable to explain or prevent what is about to happen. The suspense grows quietly, creating a sense of fear and sadness rather than loud horror. Effective communication and genuine understanding are powerful tools that can help prevent tragic consequences. जो इफ़ेक्टिव असरदार कम्युनिकेशन होता है और ठीक ठीक अच्छी समझ जो होती है वो ऐसे शक्तिशाली तरीके हैं जो दुखद नतीजों को रोकने में प्रयास करते हैं मतलब वो इस तरह का इफेक्ट करते हैं कि जिसका कोई दुखद परिणाम नहीं होता इन सिचुएशन वेयर द stakes are high it becomes essential to remain sensitive and responsive to the emotion and needs of other ऐसी स्थितियों में जहाँ जो सिचुएशन मतलब ज़्यादा सेंसिटिव होती है तो वहाँ पर ज़रूरत है कि हमें भी इमोशंस के प्रति सेंसिटिव और रेस्पॉन्सिव रहना चाहिए मतलब जिम्मेदार रहना चाहिए When people feel heard and supported, conflicts can be avoided and lives can be protected. जब लोगों को लगता है कि उनकी बात कोई सुन रहा है तो उनको सपोर्ट मिलता है और जिससे लड़ाई झगड़े से बचा जा सकता है मोर एवर कैरिंग आउट वंस रेस्पॉन्सिबिलिटीज केयर एक्यूरेसी एंड alertness is not just a duty it is a moral obligation especially in times of confusion or crisis इसके अलावा अपनी जिम्मेदारियों को सही से निभाना बिल्कुल कर्तव्य के साथ निभाना सिर्फ ये आपका एक कर्तव्य ही नहीं है बल्कि एक मॉरल ड्यूटी है आपकी मॉरल नैतिक जिम्मेदारी है स्पेशली संकट के समय कोई भी क्राइसिस है मतलब कोई विपत्ति है उसके समय कोई कंफ्यूजन है इवन व्हेन इवेंट्स आर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन और अंडरस्टैंड स्टेइंग काम ऑब्जर्वेंट एंड कमिटेड टू डूइंग द राइट थिंग कैन मेक ऑल डिफरेंसेस जब सिचुएशन ऐसी हो कि उसको समझना मुश्किल हो या समझाना मुश्किल हो तब भी शांत रहे ऑब्जर्वेंट रहे मतलब देखते रहें ध्यान से दिमाग सचेत रहें और ऐसे कार्य करें जो कि राइट हो जिससे क्योंकि जो राइट थिंग्स होती है ना उससे बहुत फर्क पड़ता है ट्रू लीडरशिप इज शोन नॉट ओनली थ्रू एक्शन बट थ्रू एम्पथी एंड अवेयरनेस जो ट्रू लीडरशिप है वो केवल एक्शन में ही नहीं होती बल्कि अवेयरनेस में कि आप हर चीज़ के प्रति अवेयर रहें जागरूक रहें एम्पथी एक सहानुभूति रखें तो वो भी एक अच्छी लीडरशिप होती है थिंक अबाउट हाउ बीइंग रेस्पॉन्सिबल ऑब्जर्वेंट एंड अंडरस्टैंडिंग कैन चेंज द आउटकम ऑफ ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन सोचिए और बताइए कि किस प्रकार रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्जर्वेंट और अंडरस्टैंडिंग एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन को कैसे चेंज कर सकते हैं चूज़ योर फॉर्म You may write a short story, paragraph, or a diary entry that shows how communication and alertness prevent problem or save the day. आप एक शॉर्ट स्टोरी लिखिए या कोई पैराग्राफ लिखिए कोई डायरी एंट्री लिखिए जिसमें ये पता चलता है कि कम्युनिकेशन के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है अभी इससे जो चैप्टर आपका जो चैप्टर 8 है उसमें राजम और उनकी जो दुश्मनी हो जाती है अमानी की वो बातचीत से ही सॉल्व हो जाती है क्योंकि पहले तो वो उसको बिल्कुल मारना चाहता है वो भी बंदूक लेके आता है तो फिर राजम ने हालांकि शुरुआत की कि भाई तुम्हें मुझसे दिक्कत क्या है तुम्हें क्यों लगता है कि मैं गलत हूँ फिर जब पता चला तो कोई दिक्कत नहीं थी स्पेशली ऐसी गलत फहमी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रखी थी तो इस प्रकार बातचीत से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं पढ़ते हैं स्टोरी चैप्टर पढ़ते हैं हेलो बिलो व्हेन ही हर्ड अ वॉइस thus calling to him he was standing at the door of his box with a flag in his hand furled around its short pole उसने
हेलो, मतलब जैसे हेलो बोलते हैं, ब्लो माने नीचे, कि नीचे देखो, ऐसे करते हैं ना कई बार, हे नीचे इधर। तो फिर तो जब उसने आवाज़ सुनी, जिसने भी सुनी, तो उस समय वो क्या कर रहा था कि अपने बॉक्स के डोर पर खड़ा था और उसके हाथ में एक झंडा था जो छोटे डंडे के चारों ओर लिपटा हुआ था झंडा। वन वुड हैव थॉट, कंसिडरिंग द नेचर ऑफ द ग्राउंड, दैट ही कुड नॉट हैव डाउटेड फ्रॉम what quarter the voice came. But instead of looking up to where I stood on the top of the steep, cutting nearly over his head, he turned himself about and looked down the line. मतलब जिस जगह पर्सन खड़ा है, जिस जगह आदमी खड़ा है, और वो ज़मीन की बनावट ऐसी थी कि कोई भी समझ नहीं सकता कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। लेकिन जहाँ मैं लेकिन जिसने आवाज़ लगाई है वो उसके सर के ठीक ऊपर खड़ी है, कटिंग के ऊपर। तो वह ऊपर देखने के बजाय घूम गया और लाइन के नीचे देखने लगा। There was something remarkable in his manner of doing so, though I could not have said for my life what. तो उसके ऐसे करने में कुछ अजीब तो था, लेकिन क्या अजीब था ये मुझे नहीं पता। मतलब नरेटर कहती हैं कि मैं अपनी कसम खाकर कहती हूँ कि मुझे नहीं पता क्या अजीब था। But I know it was remarkable enough to attract my notice, even though his figure was and shadowed down in deep trench, and mine was high above him, so steeped in the glow of an angry sunset that I had shaded my eyes with my hand before I saw him at all. लेकिन नैरेटर का कहना यह है कि उसका ये जो एक्शन था, ये जो घूमना था, ये इतना अजीब था कि इससे मेरा ध्यान उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ। हालांकि उसकी जो फिगर थी वो उस फोरशॉर्टन एंड शैडोड, उस गहरी खाई में छोटी दिख रही थी और एक तो उसके ऊपर शेड पड़ रही थी। डीप इन डाउन इन डीप ट्रेंच, गहरी खाई में छोटी थी और उसके ऊपर छाया भी आ रही थी। और जो मेरी थी, जो मैं, उसके एकदम ऊपर थी। सो स्टेप्ड इन द ग्लो ऑफ एन एंग्री सनसेट। तो जो सूरज इस समय सनसेट होने जा रहा है, लेकिन उसको एंग्री सनसेट कहा है क्योंकि उसकी जो चमक थी, रोशनी थी, वो इसकी आंखों पर पड़ रही थी और वो इतनी ज़्यादा पड़ रही थी कि मुझे हाथ से अपनी आंखों को ढकना पड़ा। तब मैं उसको जाके देख पाई। मतलब इतनी तेज धूप पड़ रही थी कि ऐसा कई बार जब धूप तेज होती तो अपनी आंखें ढक के ऐसे शेड बनाते हैं ना, फिर देखते हैं, तो इस तरह से मैं देख पाई। फ्रॉम लुकिंग डाउन द लाइन ही टर्न हिमसेल्फ अबाउट अगेन एंड रेजिंग हिज आईज सा माई फिगर हाई अबव हिम। फिर लाइन से जो डाउन द लाइन देखने के बाद वो फिर घूमा, दोबारा से घूमा, फिर अपनी आंख उठाते हुए उसने मुझे देखा। इज देयर एनी पाथ बाय विच आई कैन कम डाउन एंड स्पीक टू यू? फिर पूछा मैंने कि क्या कोई रास्ता है कि मैं नीचे आ सकूं और तुमसे बात कर सकूं? ही लुक्ड अप एट मी without replying and looked down at him without pressing him too soon with a repetition of my ideal question. अभी इसने क्या किया, उसने मेरी तरफ देखा, कोई आवाज़ नहीं, मतलब कोई रिप्लाई नहीं दिया, और मैंने भी उसकी तरफ नीचे देखा। ना मैंने अपने क्वेश्चन को रिपीट किया, जो मैं क्वेश्चन पूछी थी मैंने भी उसको रिपीट नहीं किया। जस्ट देन देयर केम ए vibration in the earth and air, quickly changing into a violent pulsation and an oncoming rush that caused me to start back as though it had forced to draw me down. तभी क्या हुआ, एक वाइब्रेशन, जैसे कंपन हुआ, किसमें? अर्थ में और हवा के बीच में, जिससे जो मेरी पल्स है, मतलब धड़कन, वो बहुत तेज हो गई। फिर मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे उसमें मुझे खींचने की ताकत आ गई है और मैं पीछे हट गया। अभी ये नैरेटर मेल है या फीमेल है ये क्लियर नहीं है, इसको क्लियर कर लेते हैं पहले। चार्ल्स डिकेंस इसके ऑथर हैं, तो नैरेटर जो है वो मेल हैं। अभी हमने ऊपर एक जगह फीमेल यूज़ किया था, तो अब हम पहुँचे कि उसको ऐसा लगा कि जैसे मुझे खींच लेगा और मैं एकदम पीछे हट गया। व्हेन सच वेपर एज रोज टू माई हाइट from this rapid train had passed me and was skimming away over the escape. I looked down again and saw him refurling the flag he had shown while the train went by. ये जो इससे निकली हुई वेपर थी, ट्रेन से निकली हुई, वो मेरी ऊंचाई तक आई, जो मेरे पास से होकर गुजरी। इसके कारण, मतलब जो अभी था ना वाइब्रेशन महसूस हुई, जिससे मेरी धड़कन बढ़ गई और मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपनी तरफ खींचने के लिए तैयार है।
उसमें इतनी शक्ति आ गई है। तो ये सब किसके कारण हुआ? वेपर के कारण, जो हवा निकलती है, भाप निकलती है ट्रेन से। तो वो इतनी मेरी ऊंचाई तक उठी, मेरे पास से होकर गुजर गई और उसने फिर वो वहाँ से लैंडस्केप उस दृश्य से निकल गई। आई लुक डाउन अगेन, मैंने दोबारा नीचे देखा और मैंने देखा कि वो अपने फ्लैग को रीफॉल्डिंग कर रहा है, शोन वाइल द ट्रेन वेंट अवे, वो ट्रेन चली गई। आई रिपीटेड माई इंक्वायरी, मैंने दोबारा से रिपीट की अपना क्वेश्चन। आफ्टर ए पॉज, एक पॉज के पास, ड्यूरिंग विच ही सीम टू रिगार्ड मी विद फिक्स्ड अटेंशन। अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो मुझे अटेंशन दे रहा है। ही मैंशन with his rolled up flag towards a point on my level some 2 or 300 yards distant। तो उसने क्या किया था कि अभी उसके हाथ में जो झंडा था वो मुड़ा हुआ था, रोल्ड था। उसे खोलना होता होगा तो खोल देता होगा। अब उसका काम निमट गया, ट्रेन चली गई, उसने झंडे को रोल कर लिया और उसने उसी झंडे से मेरी तरफ इशारा किया, मेरे लेवल पर, जो कि मेरे पास से 2-3 यार्ड्स की दूरी पर था। जैसे जो भी हाथ में चीज़ होती है उससे इशारा कर देते ना कि इधर आओ, ऐसे उधर इशारा कर दिया। आई कॉल डाउन टू हिम, मैंने उसको नीचे बुलाया, ऑल राइट, एंड मेड फॉर दैट पॉइंट, और उस पॉइंट पर आए दोनों। देयर बाय डिंट ऑफ लुकिंग क्लोजली अबाउट मी आई फाउंड ए रफ जिगजैग डिसेंडिंग पाथ नोच्ड आउट विच आई फॉलोड। तो उसका जो इशारा था, जहाँ पे उसने मुझे बुलाया था, जहाँ इशारा किया था वहाँ पे मैं पहुँचा तो मैंने देखा कि एक जिगजैग रास्ता था जो कि थोड़ा खुरदुरा था, जिस पे मैं चला। द कटिंग वॉज एक्सट्रीमली डीप, जो वहाँ की कटिंग थी वो बहुत गहरी थी। रास्ते मतलब जगह जगह ढलान था, गहराई, एंड अनयूजुअली प्रीसिपिटेट, और बिल्कुल जगह जगह काफ़ी गहरा था। इट वॉज मेड थ्रो ए कामी स्टोन एंड बिकम ओजियर एंड वेटर एज आई वेंट डाउन। जगह थी ये कैसी चिपचिपे पत्थर से बनी हुई थी और जो कि चलते चलते बहुत ज़्यादा और ज़्यादा मतलब वेटर, गीला होता चला गया, मॉइस्चर वाला सा होता चला गया और मैं नीचे गया। फॉर दिस रीजन आई फाउंड द वे लॉन्ग एनफ टू गिव मी टाइम टू रिकॉल ए सिंगुलर एयर ऑफ टेंस और कंपल्शन विथ विच ही हैड पॉइंटेड आउट द पाथ। ये रास्ता उसे लंबा लग रहा है क्योंकि चिपचिपा है, ढलान वाला है, गीला भी है, तो धीरे धीरे चल रहा है। धीरे धीरे चलने के कारण रास्ता और लंबा लग रहा है, तो जिस कारण मुझे समय मिल गया कि उसने कैसी मतलब मजबूरी से मैं रास्ता बताया मुझे। भाई एक बार पूछा, कोई जवाब नहीं दिया, दोबारा मैं पूछा, जब इशारा करा तो मुझे ऐसा फील हुआ उसने बड़ी मजबूरी में रास्ता बताया मुझे। व्हेन आई केम डाउन लो एनफ अपॉन द जिगजैग डिसेंट टू सी हिम अगेन, जब मैं वहाँ से काफ़ी नीचे आ गया जिगजैग पाथ से, जिगजैग जो ढलान था उससे, और उसको देख पाया दोबारा। आई saw that he was standing between the rails on the way by which the train had lately passed in an attitude as if he were waiting for me to appear। तो वो कहाँ खड़ा था? इसके जो पटरी होती है ना रेल्स की, उनके बीच में, और उस पटरी के बीच में जहाँ से अभी अभी ट्रेन गुजरी है। और उसका एटीट्यूड ऐसा था, मतलब ऐसा फील हो रहा था, उसका अंदाज देखने का ऐसा था जैसे वो इंतज़ार कर रहा हो कि भाई मैं इधर से आऊँगा। ही हैड हिज लेफ्ट हैंड एट हिज चिन, उसका लेफ्ट हैंड अपनी चिन पर था, एंड दैट लेफ्ट एल्बो रेस्टेड ऑन हिज राइट हैंड, और उसकी जो लेफ्ट एल्बो थी वो राइट हैंड पर रेस्ट कर रही थी। जैसे खड़े होके कई बार ठोड़ी पे हाथ रख के हाथ बांध लेते हैं, ऐसे एक हाथ को ठोड़ी पे रख लेते हैं, तो ऐसे लेफ्ट और राइट हैंड इस तरह से थे उसके। क्रोज्ड ओवर हिज ब्रेस्ट, अपनी ब्रेस्ट के पास उसने क्रॉस किए हुए थे, वही हाथ बांध के खड़े हो जाना। हिज, और ऊपर एक हाथ को ठोड़ी पे भी रखा था, लेफ्ट को। His attitude was one of such expectations and watchfulness that I stopped a moment wondering at it। जो एटीट्यूड था वो इतना अजीब था, मतलब वॉचफुलनेस, इतना ध्यान से देखने वाला था कि एक पल के लिए मैं रुका और उसके ऊपर उसको देखकर हैरान सा हो गया, हैरानी से उसको देखने लगा। I resumed my downward way and stepping out upon the level of the railroad, मैंने फिर अपना नीचे की तरफ जाना का जो रास्ता था उसको रिज्यूम किया, दोबारा से जाना शुरू कर दिया, और रेल रोड के जो लेवल था उस पर एक कदम रखते हुए ड्रॉइंग नियरर टू हिम, उसके और करीब आ गया। सा दैट ही वॉज ए डार्क सैलो मैन विद ए डार्क बियर्ड
एंड रादर हैवी आईब्रोज। के पास जाकर मुझे पता चला कि वो एक डार्क कलर मैन था, मतलब सांवले रंग का व्यक्ति था, घनी दाढ़ी थी उसकी, और जो भौं थी ना आईब्रोज, वो भी काफ़ी भारी थी। हिज पोस्ट वाज इन एज सो, तो उसका जो पोस्ट था, उसकी जो पोस्ट थी, जहाँ मतलब वो था, जहाँ उसको ड्यूटी देनी थी एक तरह से, तो वो ऐसी डिप्रेसिंग सी जगह थी जैसी कि मैंने पहले कभी नहीं देखी। ऑन आइदर साइड ए ड्रिपिंग वेट वॉल ऑफ जैक्ड स्टोन एक्सक्लूडिंग ऑल व्यू बट ए स्ट्रिप ऑफ स्काई, perspective one way only, a crooked prolongation of this great dungeon, the shorter in the other direction, terminating a gloomy red light and the gloomier entrance to a black tunnel, in whose massive architecture there was a brusque, depressing and forbidding air. Forbidding air. सो लिट मतलब सबसे बड़ी बात तो कि स्काई बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, एक पट्टी के रूप में नज़र आ रहा है, जैसे जरा सी जगह दिख रही है बस। और वहाँ पे सुरंग थी जिसमें बड़ा आर्किटेक्चर तो काफ़ी बना हुआ था वहाँ पर, और लेकिन दूसरी तरफ एक रेड कलर की रोशनी वहाँ पर थी, और हवा बड़ी डिप्रेसिंग और डरावनी थी। अब हवा को डिप्रेसिंग और डरावनी क्यों कहा गया है? क्योंकि हवा तो एक ऐसी चीज़ है जो केवल महसूस की जा सकती है, उसको देखा तो जा नहीं सकता, लेकिन जो वहाँ पे फील थी वो ऐसी थी, डिप्रेसिंग और थोड़ा डेंजरस सी, खतरनाक सी, डरावनी सी, इसलिए हवा को इस तरह से कहा गया। थोड़ी बहुत हवा भी आ रही थी। सो लिटिल सनलाइट एवर फाउंड इट्स वे टू दिस स्पॉट दैट इट हैड एन अर्थी डेडली स्मेल एंड सो मच कोल्ड विंड रश थ्रू इट दैट इट स्टक चिल टू मी एज इफ़ आई हैड लेफ्ट द नेचुरल वर्ल्ड। वहाँ पर जो सूरज की रोशनी थी, जो धूप जो थी, वो इतनी कम आ रही थी जिसके कारण यहाँ पर एक गंदी सी, डेडली ऐसी गंदी सी गंध आ रही थी, स्मेल आ रही थी। और हवा ठंडी थी क्योंकि सूरज की रोशनी तो थी नहीं, और यदि हवा चल रही है तो वो ठंडी रहेगी। और वहाँ पे मॉइस्चर भी है, जो वॉल है वो ड्रिपिंग वेट वॉल है, खुरदरे उबड़ खाबड़ पत्थरों से बनी हुई, तो वहाँ पर ठंड इतनी थी कि हवा इतनी ठंडी थी कि मुझे ठंड लगने लगी। और ऐसा फील हो रहा था जैसे जो अपना नेचुरल वर्ल्ड है वो कहीं है ही नहीं, उससे मेरा नाता ही ख़त्म हो गया, मतलब कहीं भी नेचुरल वर्ल्ड नहीं दिखाई दे रहा था। जरा सी धूप आना, सूरज की रोशनी का तो मतलब कम आना, और वो स्काई भी ना दिखना, तो ऐसा लग रहा था कि नेचुरल वर्ल्ड से मेरा कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहा, मैंने छोड़ दिया उसको। बिफोर ही स्टार्ट आई वॉज नियर एनफ टू हिम टू हैव टच्ड हिम, उससे पहले मैं इतने करीब पहुंच गई कि मैं उसको छू सकूं। नॉट इवन देन रिमूविंग हिज आई फ्रॉम माइन ही स्टेप बैक वन स्टेप एंड लिफ्टेड हिज हैंड। उसने क्या किया, नजरें तो मुझ पे रखी और एक कदम पीछे हटाया और अपना हाथ ऊपर उठाया। दिस वॉज ए लोनसम पोस्ट टू ऑक्यूपाई आई सेड एंड इट हैड riveted my attention when I looked down from my yonder। तो मैंने उससे कहा कि भाई आपका काम तो बड़ा अकेलापन सा है, लोनलीनेस वाला है। फिर साथ ही मैंने उसको बताया कि जब मैंने ऊपर से देखा नीचे तो मेरा मन हुआ इधर आने का। ए विजिटर वॉज ए रेयरिटी आई शुड सपोज, नॉट एन अनवेलकम रेयरिटी आई होप। तो मैंने सोचा, ऐसा मैंने माना कि यहाँ कोई विजिटर आता ही नहीं होगा, मतलब यहाँ कोई कम ही आता होगा, और ये यहाँ के लिए कोई नई बात नहीं है कि यहाँ कोई विजिटर नहीं आता, ऐसा मैं मानती हूँ। तो ये कोई नई बात भी नहीं थी क्योंकि वो जगह ही ऐसी थी। इन मी ही merely saw a man who had been shut up within narrow limits of his life and who, being at last set free and had a newly awakened interest in these great work। ऐसा मेरा मानना है, इनमी मेरे अंदर ये था कि उसने केवल ऐसे लोगों से ही मिला होगा जो कि एक अपनी लाइफ को ऐसे छोटी सी जगह में एक सीमा में बांधे हुए है, और वो या जो कि फ्री होने के बाद भी इस तरह के कामों में इंटरेस्ट रखता है। मतलब वहाँ पे बहुत ही कम लोग आते होंगे, यदि आते भी होंगे तो बस ऐसे ही लोग आते होंगे जिनको इंटरेस्ट होगा इन चीज़ों में, जो इनको जानना चाहेंगे, बाकी वहाँ कोई विजिटर नहीं आता होगा। टू सच पर्पस आई स्पोक टू हिम, और इसी उद्देश्य से मैंने उससे बात की। बट आई एम फार फ्रॉम श्योर ऑफ द टर्म्स आई यूज्ड, फार बिसाइड दैट आई एम नॉट हैप्पी इन ओपनिंग एनी कॉन्वर्सेशन। देयर वॉज समथिंग इन द मैन दैट टॉन्टेड मी। अब ऑथर का कहना है, नरेटर का कहना यह है कि पता नहीं मैंने क्या शब्द यूज़ किए, क्या टर्म यूज़ किए, मुझे नहीं पता,
लेकिन मैं उससे आगे बातचीत करने में मतलब बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि देयर वॉज समथिंग इन मैन, उस आदमी में ऐसा कुछ था जिसने मुझे डरा दिया। मतलब आया तो वो इसी उद्देश्य से था, यहाँ पे पहले कोई विजिटर आया नहीं होगा, जो भी आते होंगे वो ऐसे ही आते होंगे जो कोई विशेष काम से, जो ऐसी छोटी जगह में अपनी लाइफ को सीमाओं में बांध के रह सकते हो। और मैं इसमें इंटरेस्ट ले रहा था, मैं इससे बात करना चाहता था, इसलिए मैं आया। लेकिन मैंने उससे क्या कहा मुझे नहीं पता, मैंने क्या वर्डिंग इस्तेमाल किए, पर कि मुझसे आगे बात करने में कोई खुशी नहीं हूँ, मैं आगे बात नहीं कर पा रहा हूँ। और ऐसा कुछ था उसमें कि जिसने मुझे डरा दिया। ही डायरेक्टेड ए मोस्ट क्यूरियस लुक टुवर्ड्स द रेड लाइट नियर द टनल माउथ। फिर उसने जो रेड लाइट थी टनल माउथ पर, उसकी तरफ इशारा किया एंड लुक्ड ऑल अबाउट इट, और फिर उसकी तरफ देखा एज इफ समथिंग वर मिसिंग फ्रॉम इट एंड देन लुक्ड एट मी। ऐसे देख रहा था जैसे उसमें से कुछ खो गया हो या उसका कुछ खो गया हो। फिर मुझे देखा। दैट लाइट वॉज पार्ट ऑफ हिज चार्ज। वो जो लाइट थी वो भी उसके चार्ज का ही पार्ट थी। वॉज इट नॉट? क्या ऐसा नहीं था? ही आंसर्ड इन ए लो वॉइस, डोंट यू नो इट इज़। तो उसने धीरे से कहा कि तुम्हें पता नहीं है इसके बारे में कुछ भी। द मॉन्स्टर थॉट केम इन टू माई माइंड एज आई परसुएड द फिक्स्ड आइज एट द सेटरनाइन फेस दैट हिज वाज ए स्पिरिट नॉट ए मैन। अब मेरे दिमाग में एक बड़ा खतरनाक सा ख्याल आया, मॉन्स्टर ख्याल आया। इसमें नरेटर कहते हैं कि मेरे मन में एक अजीब सा ख्याल आया। क्या ख्याल आया, क्यों आया? पहले तो कि उसकी फिक्स्ड आँखों में, उसकी स्थिर आँखों में जिनमें कोई भाव नहीं है, एंड द सटरनाइन फेस, और फेस कैसा था? गंभीर, एकदम उदास। तो इन सब चीज़ों को देख के मेरे दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया कि वो कोई आदमी नहीं है, वो कोई आत्मा है। आई हैव स्पेकुलेटेड सिंस वेदर देयर मे हैव बीन ए इन्फेक्शन इन हिज माइंड। उसकी फिक्स्ड आंखें और एक सटनाइन मतलब उदास सा चेहरा देखकर मेरे दिमाग में एक अजीब ख्याल आया कि वो कोई व्यक्ति नहीं है, कोई इंसान नहीं है, वो कोई आत्मा है। स्पेकुलेटेड सिंस वेदर देयर मे हैव बीन एन इन्फेक्शन इन हिज माइंड। स्पेकुलेटेड मतलब अनुमान लगाया। मैंने ये अनुमान लगाया कि दिमाग में उसके कोई इन्फेक्शन हो सकता है, मतलब कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इन माई टर्न आई स्टेप बैक। जब मेरा नंबर आया तो मैंने भी एक कदम पीछे रखा। बट इन मेकिंग द एक्शन आई डिटेक्टेड इन हिज आई सम लेटेंट फियर ऑफ मी। लेकिन अब जब मैंने स्टेप बैक किया तो मैंने महसूस किया कि उसकी आंखों में मेरे लिए कोई डर छिपा हुआ है। दिस पुट द मॉन्स्टर्स थॉट टू फाइट। और ये जो डर है, इस डर को देखकर मेरे दिमाग में जो मॉन्स्टर थॉट आया था, क्या कि ये कोई इंसान नहीं है, आत्मा है, वो चला गया। क्योंकि जो ऐसे कोई होगा आत्मा वगैरह, वो डरेगी थोड़ी। और मैंने देखा उसके दिमाग में भी डर है, इसका मतलब है तो वो इंसान ही। यू लुक एट मी, आई सेड फोर्सिंग स्माइल एज इफ यू हैड ए ड्रेड ऑफ मी। तो मैंने उसको बोला कि तुम मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे तुम्हें मुझसे कोई डर हो। आई आर डाउटफुल, ही रिटर्न, वेदर आई हैड सीन यू बिफोर। तो उसने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तुम्हें कहीं पहले देखा हो। कि कहाँ? वेयर? ही पॉइंटेड टू द रेड लाइट ही हैड लुक्ड एट। फिर उसने उस रेड लाइट की तरफ इशारा किया जिसको वो पहले से ही देख रहा था, और उसने कहा देयर, वहाँ। आई सेड देयर, ऐसे पूछा मैंने कि वहाँ देखा है। इंटेंटली वॉचफुल ऑफ मी ही रिप्लाइड बट विदाउट साउंड यस। तो उसने मतलब मुझे इस तरह से रिप्लाई दिया, बिल्कुल मतलब देखता मेरी तरफ ही रहा और आवाज़ भी नहीं निकाली, और रिप्लाई दिया यस, जैसे कई बार नोटिंग कर देते हैं ना, ऐसे कुछ आवाज़ नहीं निकाली। माई गुड फेलो, व्हाट शुड आई डू देयर? हाउएवर बी दैट एज इट मे, आई नेवर वाज देयर, यू मे स्वेयर। तो मैंने कहा कि भाई मेरे दोस्त, मैं वहाँ क्या करूँगा, खैर जो भी हो, मैं वहाँ कभी नहीं गया। और मैं मतलब कसम से, जैसे बोलते थे ना कसम से, अगर बोलते हैं ना कि चाहे तो मेरे से कसम खाने को, मैं कसम खा दूंगा, ऐसे। तो मैं वहाँ कभी नहीं गया। आई थिंक आई मे, ही रिजॉइंड यस आई एम श्योर आई मे। तो उसने जवाब दिया कि हाँ हाँ ठीक है, हो सकता है, ठीक है, मतलब उसको ही वो कर दिया कि यस श्योर आई मे, हाँ मैं भी कसम खा सकता हूँ। हिज मैनर क्लियर लाइक माई ओन। अब उसका जो व्यवहार था वो थोड़ा क्लियर हो गया मेरी तरह ही। ही रिप्लाई टू माई रिमार्क्स विद रिटनेस एंड इन वेल चूजन वर्ड। अब वो जो मैं कुछ रिमार्क कर रहा था, कुछ बोल रहा था, उसका तुरंत रिप्लाई दे रहा था। जैसे पहले बड़ी हेजिटेट के साथ उसने
इशारा किया कि वो पहले रिप्लाई भी तुरंत नहीं दे रहा था। उसमें मतलब जैसे इसने रास्ता पूछा तो वो भी बड़ा रिलिकेंटली दिया, तो वो एकदम से मेरे रिमार्क का जवाब दे रहा था और बिल्कुल चूजन वर्ड्स में दे रहा था। हैड ही मच टू डू देयर। तो नैरेटर अब सोचते हैं कि क्या उसको वहाँ बहुत काम करना पड़ता था। यस, दैट वाज टू से, हाँ कह सकते हैं ऐसा। ही हैड एनफ रेस्पॉन्सिबिलिटी टू बियर, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत थी, बट exactness and watchfulness work that was required of him, and of actual work, manual labor, he had next to none। मतलब क्या है कि उसके ऊपर जो जिम्मेदारियां थी ना, जिम्मेदारी तो बहुत थी, लेकिन जो जिम्मेदारियां थी उनमें एक्जैक्टनेस, एकदम सटीक, बिल्कुल परफेक्टली, और वॉचफुलनेस, एकदम ध्यान देना हर काम का, इस तरह से, इस तरह की जिम्मेदारियां थी। उसके जो काम था उसके लिए इन चीज़ों की, इन स्किल्स की वो थी ज़रूरत ज़्यादा। और जो मैनुअल लेबर है, जो शारीरिक मेहनत है, वो इतना ज़्यादा नहीं था। ही हैड नेक्स्ट, वो मतलब थोड़ा सा बाद में है, थोड़ा एकदम उसके लिए एक्टिव रहना ज़्यादा ज़रूरी था। टू चेंज दैट सिग्नल, टू ट्रिम दोज लाइट्स एंड टू टर्न दिस आयरन हैंडल नाउ एंड देन वॉज ऑल ही हैड टू डू अंडर दैट हेड। क्या करना था, उसके क्या काम थे? सिग्नल को चेंज करना, लाइट को ट्रिम करना, और आयरन हैंडल को इधर उधर मतलब बार बार चेंज करना, टर्न करना, ये उसके काम थे। और इन सब कामों कामों के लिए किसके माइंड की ज़्यादा एक्टिवनेस की ज़्यादा ज़रूरत है। ये सब, इन सब का वो हेड था। रिगार्डिंग दोज मैनी लॉन्ग एंड लोनली आवर्स ऑफ विच आई सीम्ड टू मेक सो मच, ही कुड ओनली से दैट ही routine of his life had shaped itself into that form and he had grown used to it। उसका जो काम थे, उनको वो बहुत बहुत लंबे समय तक अकेले घंटों तक ये सब काम करता था। कोई उसके पास बात करने के लिए होता भी नहीं था, मतलब अकेले ही करता था वो सब काम। तो इस सब का जो रूटीन था उसके जीवन का, उसने उसको ऐसा बना दिया और वो अब इसका यूज टू हो गया। मतलब कोई जिस काम को कर रहा है, वो काम मान लो थोड़ा सा एक रूटीन वर्क है, जैसे ऑफिस में बैठना या कुछ भी करना, रूटीन वर्क है। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं कि घंटों घंटों अकेले रहना पड़ता है, और मतलब जो भी हमारा प्रोफेशन होता है वो हमारे व्यवहार में बिल्कुल आ जाता है और हम उसके अकॉर्डिंग ही बन जाते हैं। यदि वो कुछ अलग तरह का प्रोफेशन है तो फिर कुछ लोग हमें अजीब कहने लगते हैं, और यदि नॉर्मल प्रोफेशन है तो नॉर्मल तो करते ही हैं सब। तो उसके उस काम ने उसको ऐसा बना दिया था और वो उसका यूज टू हो गया था। ही had taught himself a language down here, if only to know it by sight, and to have formed his own crude ideas of pronunciation could be called learning it। उसने यहाँ आकर एक अपनी खुद ही एक भाषा सीखी। भाषा ऐसे बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि बोलने वाली भाषा हो, मतलब एक अलग ही वो, जैसे बहुत सारे काम एक्शन से कर देना, हाँ या ना का रिप्लाई देना, ऐसे कर देना, बहुत कम बोलना। तो उसने यहाँ का एक अपना अलग ही स्टाइल सीखा, जो कि देखने, यदि कोई उसको देखेगा तो उन सब से उसको देखेगा, उसकी बातों को सुनेगा, उसके प्रोनाउंसिएशन को सुनेगा, तो उसके बारे में अपने अलग ही विचार बना लेगा। और ये जो उसका प्रोनाउंसिएशन हो गया, चेंज हो गया, जैसे बोलने का तरीका चेंज हो जाता है, तो इसी को ही, यही वो भाषा है जो उसने यहाँ आकर सीखी। ही हैड आल्सो वर्कड एट फ्रैक्शन एंड डेसिमल, उसने फ्रैक्शन और डेसिमल भी पढ़े हैं, एंड ट्राई टू लिटिल एल्जेब्रा भी पढ़ा है। बट ही वाज एंड हैड बीन एज ए बॉय ए पुअर हैंडेड फिगर। लेकिन वह जब वो बच्चा था, लड़का था, मतलब पढ़ता था, तो बचपन से ही वो मैथ में कमज़ोर था। हालांकि उसने फ्रैक्शन, डेसिमल, एल्जेब्रा सब पढ़े हैं, पर मैथ में, काउंटिंग में कमज़ोर था। वाज इट नेसेसरी फॉर हिम व्हेन इन ड्यूटी ऑलवेज टू रिमेन इन दैट चैनल ऑफ डैम पेयर, एंड कुड ही नेवर राइज इनटू द सनशाइन फ्रॉम बिटवीन दोज हाई स्टोन वॉल्स? व्हाई? क्या उसके लिए ज़रूरी था कि जैसे भाई उसका काम है सिग्नल चेंज करना, कि ट्रेन आ रही है, सिग्नल दे दिया, ग्रीन सिग्नल, ट्रेन आ गई, ट्रेन आकर चली गई, तो क्या उसके लिए ज़रूरी था कि हमेशा ही उसी नमी वाले स्थान पर रहना जहाँ पर वो था? इतनी ऊंची ऊंची दीवारें, मॉइस्चर वाली, उनके बीच में रहना? वाई? दैट डिपेंड अपॉन टाइम्स एंड सर्कमस्टांसिस। क्यों? ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि क्या समय है, सर्कमस्टांसिस क्या है। ये तो आइडिया लग ही जाता है कि अभी 2 घंटे तक कोई ट्रेन नहीं आनी, तो ज़रूरी नहीं कि वो उसमें भी उस समय ही वहीं बैठा रहे। तो ये डिपेंड करता है टाइम और सर्कमस्टांसिस पर। अंडर सम कंडीशन देयर वुड बी लेस अपॉन द लाइन देन अंडर अदर, एंड द सेम हेल्ड गुड एज टू सर्टेन आवर्स ऑफ द डे एंड लाइट। तो इसमें आगे ये क्लियर किया गया है
कि कुछ कंडीशन में तो मतलब डिपेंड करता है टाइम पर और सर्कमस्टांसिस पर। कुछ कंडीशन में तो लाइन पर कम होते हैं, कुछ लाइन में, कुछ में ज़्यादा होते हैं। और यही रात और दिन के आवर्स पर डिपेंड करता है। जैसे दिन में ज़्यादा ट्रेन वगैरह आती होंगी, रात में कोई एक दो फिक्स ही होती होंगी। तो ये डिपेंड करता है टाइम पर और सर्कमस्टांसिस पर। इन ब्राइट वेदर ही डिड चूज ओकेजन फॉर गेटिंग ए लिटिल अबव दीज लोअर शेडोज। जब अच्छा वेदर होता है तो वह ऐसा समय निकाल लेता है, ऐसा ओकेजन निकाल लेता है कि इन लोअर शेडोज से, इस नमी वाले स्थान से ऊपर चला जाए, बाहर चला जाए। लेकिन क्या दिमाग में टेंशन रहती है उसके, क्या खतरा रहता है उसको? बीइंग एट ऑल टाइम लायबल टू बी कॉल्ड बाय हिज इलेक्ट्रिक बेल, कि किसी भी समय वो घंटी बज जाएगी और उसको बुला लिया जाएगा। एंड एट सच टाइम्स लिसनिंग फॉर इट विद redouble anxiety, the relief was less than I would suppose। तो इसमें ऑथर कहते हैं कि ये उसकी बात सुन रहे हैं नैरेटर, जो दूसरा व्यक्ति है। तो वो कहते हैं कि उसकी जो प्रॉब्लम थी, तो उसकी एंजाइटी जो थी वो रीडबल हो जाती थी, इसमें रिलीफ तो कम ही होता था, ऐसा मुझे लगता है। मतलब ऐसे वो जाता जाएगा, उसे टेंशन तो रहेगी कहीं मुझे बुला लिया ना जाए, तो ज़्यादा रिलीफ नहीं मिल पाता था। ही टुक मी इन टू हिज बॉक्स, अपने बॉक्स में ले गया। वेयर देर वॉज ए फायर, वहाँ पर फायर थी। ए डेस्क फॉर एन ऑफिशियल बुक, एक डेस्क थी ऑफिशियल बुक। इन विच ही हैड टू मेक सर्टेन एंट्रीज, मतलब एक डायरी थी जिसमें उसको कुछ एंट्रीज फिल करनी होती थी। ए टेलीग्राफिक इंस्ट्रूमेंट, टेलीग्राफिक इंस्ट्रूमेंट था। और बॉक्स से मतलब है अपने रूम में जहाँ वो रहता है या बैठता है, जो उसका एक तरह से ऑफिस ही समझ लो, छोटा सा जो भी था वो। टेलीग्राफिक इंस्ट्रूमेंट with its dial, face and needles and the little bell of which he had spoken। टेलीग्राफिक इंस्ट्रूमेंट था, उसमें डायल था, एक फेस था, निडल थी, यही वो बेल थी जिसके बारे में उसने बताया था कि भाई इसके बजने का मुझे टेंशन रहती है कि ये ना बज जाए, मुझे वापस जाना पड़ेगा। ऑन माई ट्रस्टिंग दैट ही वुड एक्सक्यूज द रिमार्क दैट ही हैड बीन वेल एजुकेटेड एंड आई होप्ड आई माइट से विदाउट ऑफेंस परहैप्स एजुकेटेड above that station, he observed that instance of slight incongruity in such wise would rarely be found wanting among large bodies of men. That he had heard it was so in workhouse, in the police force, even in that last desperate resource, the army, and that he knew it was so more or less in any great railway staff। नैरेटर का कहना यह है कि मेरे दिमाग में ये था, मतलब मुझे विश्वास था कि मेरे इस रिमार्क को माफ़ कर देगा जब मैं उसको ये बोलूँगा कि भाई ही हैड बीन ए वेल एजुकेटेड, कि वो अच्छा पढ़ा लिखा है। और आई होप दैट आई माइट से विदाउट ऑफेंस, तो मैं इस बात को कह सकता हूँ बिना डरे हुए। परहैप्स एजुकेटेड अबाउट दैट स्टेशन, मतलब शायद उन सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है उस स्टेशन पर। ही ऑब्जर्व दैट इन इंस्टेंसेस ऑफ स्लाइट इनकॉन्ग्रिटी, उसने ऐसा ऑब्जर्व किया कि थोड़ी बड़ी गड़बड़ी की तो बात अलग है। इन सच वाइज वुड रियली बी फाउंड वांटिंग अमंग लार्ज बॉडी ऑफ मैन, इतने सारे लोगों में छोटी मोटी गड़बड़ी की बात अलग है, बट उन सब में उस स्टेशन पर वो उन सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है। दैट ही हर्ड इट वॉज सो इन वर्क हाउस इन द पुलिस फोर्स, उसने इन सभी डिपार्टमेंट्स में, जैसे कि पुलिस फोर्स में, वर्क हाउस में और लास्ट डेस्पेस ऑफ द आर्मी, जो कि सबसे ज़्यादा जिससे उम्मीद की जा सकती है सेना में। एंड दैट इट न्यू दैट इज वॉज सो मोर और लेस इन ग्रेट रेलवे स्टाफ, और ये सब थोड़ी बहुत गड़बड़ी इतने सारे लोगों में, यहाँ तक कि रेलवे स्टाफ में सभी में होती रहती हैं। तो उस हिसाब से वो स्टेशन के लोगों में जो वहाँ पे जितने भी थे और अपने उसमें काफ़ी पढ़ा लिखा व्यक्ति था। ही हैड बीन वेन यंग, इफ़ आई कुड बिलीव इट in sitting in that hut, he scarcely could. A student of natural philosophy and had attended lecture, but he had run wild, misused his opportunity, gone down, and never risen again। जब वो यंग था, मतलब ये ऑथर, और ये जो इसका कोठरा है, बॉक्स जिसमें वो रह रहा है, जिसमें सब सामान है, इसमें बैठ के तो वो हार्डली भी इस बात को मान पाएगा
कि भाई इस तरह की गलतियाँ हो सकती हैं। लेकिन जब वो फील्ड में उतरेगा, काम करेगा, तो जिसमें कि वो स्टूडेंट रहा है नेचर फिलोसफी का, उससे लेक्चर भी अटेंड किया है, लेकिन कहीं कहीं उससे रन वाइल्ड हो गया, मतलब उससे थोड़ा गलत उसने स्टेप किए और अपॉर्चुनिटीज़ को मिस किया, जिससे उसका पतन हुआ, मतलब डाउन चला गया। एंड नेवर राइज अगेन, और फिर वो कभी वापस उभर नहीं पाया। ही हैड नो कंप्लेंट टू ऑफर अबाउट दैट, वो कोई शिकायत भी नहीं करता है इन सब के विषय में। ही हैड मेड हिज बेड एंड ही ले अपॉन इट, और इस प्रकार उसने अपना ये सब ऑब्जर्व करते हुए, नरेटर ऑब्जर्व कर रहा है, तो उस व्यक्ति ने अपना, जिसे ये बात कर रहे हैं, अपना बिस्तर बनाया और उसके ऊपर लेट गया। इट वॉज फार टू लेट टू मेक अनदर He had been when young, if I could believe it, sitting in that hut. He scarcely could. यदि अगर मैं झोपड़ी में बैठे हुए इस बात पर यकीन कर पाता तो वह शायद ही कर पाता। मतलब जो जैसे कि उसके विषय में पता है कि वो पढ़ा हुआ है, वेल एजुकेटेड है, तो यहाँ बैठकर जो यहाँ की कंडीशन है उसको देखकर तो मैं नहीं मानता कि वो पढ़ा हुआ है। लेकिन उसके विषय में क्या इसने जाना कि वो नेचुरल फिलोसफी का स्टूडेंट रहा है एंड हैड अटेंडेड लेक्चर अटेंड किया है, बट ही हैड रन वाइल्ड, पर कहीं कहीं उससे कुछ गलतियाँ हो गई, जिसने मिसयूज हिज अपॉर्चुनिटी का मिसयूज किया, गोन डाउन, जिसके कारण उसका पतन हो गया, नीचे चला गया, एंड नेवर राइजन अगेन, और फिर कभी वो दोबारा से उन्नति नहीं कर पाया। ही हैड नो कंप्लेंट टू ऑफर अबाउट दैट, उसको इस बारे में कोई शिकायत भी कभी उसने नहीं की। उसने ही हैड मेड हिज बेड, उसने जैसा किया, ही ले अपॉन इट, वो कहते हैं ना जैसा करनी वैसी भरनी, तो जैसा उसने किया, कुछ गलत किया तो वैसा उसको भुगत भी रहा है। तो इट वॉज फार टू लेट टू मेक अनदर, अब उसके लिए बहुत देर हो चुकी है कि अपनी लाइफ में कोई दूसरी जॉब चुने, कोई दूसरा रास्ता चुने। तो इस प्रकार वो छोटे से उसमें ही रह रहा है, और जो उसका वर्किंग कंडीशन है वो डिप्रेसिंग लगी, ये सब इसने नैरेटर ने ऑब्जर्व किया। ऑल दैट आई हैव हियर कंडेंस्ड, ही सेड इन ए क्वाइट मैनर विद हिज ग्रेव डार्क रिगार्ड डिवाइडिंग बिटवीन मी एंड द फायर। मतलब ये जो सब कहानी है, ये उनकी बातचीत हुई, उससे नरेटर को पता चला, जो कि इन्होंने शॉर्ट में बताई है। मतलब उसने तो पूरा डिटेल में बताया होगा कि भी मैंने ये पढ़ाई किया, मेरा मैथ में हाथ कमज़ोर था, मैथ में इंटेलिजेंट नहीं था, हालांकि पढ़ा है मैंने, अलजेब्रा भी, ये सब उन्होंने बताया। और फिर फाइनली मेरे पास कुछ जीवन में अपॉर्चुनिटी आई जिनका मैंने मिसयूज़ किया, तो जिसके कारण मेरा पतन हो गया, और एक बार पतन हो गया तो मैं दोबारा उभर नहीं पाया। और अब तो यह है कि जैसा है, जैसी करनी वैसी भरनी, और अब मेरे पास इतना मौका भी नहीं है कि मैं दूसरा ऑप्शन चूँ। तो नरेटर कहते हैं कि ये जो मैंने आपको सब बताया है, ये उसने मुझे बड़े शांत तरीके से बताया। और तो जब वो ये सब चीज़ें बता रहा था, गंभीर था उसका चेहरा, और उसकी जो निगाहें थी, नज़र, जो उसकी दृष्टि थी, वो कभी मेरी तरफ कभी आग की तरफ जा रही थी, जैसे बात करते हुए ऐसे देखते हैं ना। ही थ्रू इन द वर्ड, उसने कहा ये सर, फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंड स्पेशली वैन ही रिफर टू हिज यूथ, एज दो टू रिक्वेस्ट मी टू अंडरस्टैंड दैट ही क्लेम टू बी नथिंग बट वाट आई फाउंड हिम। तो जब वो अपनी यंग एज के विषय में बात कर रहा था, मतलब सर वर्ड इसके लिए संबोधन यूज़ कर रहा था वो नरेटर के लिए, और जब वो स्पेशली अपने यंग एज के विषय में बात कर रहा था, तो वो रिक्वेस्ट कर रहा था कि सर मेरी बातों को समझो, जो मैं आज हूँ ना, मैं इससे ज़्यादा कुछ था भी नहीं, मतलब यही, इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकता था। ही वॉज सेवरल टाइम इंटरप्टेड बाय द लिटिल बेल एंड हैड टू रीड ऑफ मैसेज एंड सेंड रिप्लाइज। और इन सब बातों के बीच में, जिन्हें कि वो बड़े शांत उससे बता रहा है, तो उस बीच में वो जो घंटी थी, छोटी घंटी, वो कई बार बजी, उसको मैसेज भी पढ़ने पड़े और उनका रिप्लाई भी भेजना पड़ा। मतलब इस सारे कन्वर्सेशन में उसको कई बार डिस्टर्ब किया गया। वंस ही हैड टू स्टैंड विदाउट द डोर एंड डिस्प्ले ए फ्लैग एज ए ट्रेन पास्ड एंड मेक सम वर्बल कम्युनिकेशन टू द ड्राइवर। इसी कन्वर्सेशन के जब हम बातचीत कर रहे थे, तो इस बीच में एक बार ऐसी कंडीशन भी आई थी कि उसे गेट पर जाकर खड़ा होना पड़ा और फ्लैग को डिस्प्ले करना पड़ा। फिर ट्रेन गुजर गई और जो ड्राइवर था उससे वर्बल कम्युनिकेशन भी उसने की, कुछ बातचीत भी की। इन द डिस्चार्ज ऑफ इट ड्यूटीज आई ऑब्जर्व हिम टू बी रिमार्केबली एग्जैक्ट एंड विजिलेंट, ब्रेकिंग ऑफ हिज डिस्कॉर्ड्स एट ए syllable and remaining silent until what he had to do was done। मतलब इन्होंने अपनी ड्यूटी से डिस्चार्ज होने के बाद भी मैंने ऑब्जर्व किया
कि वो एकदम बहुत ज़्यादा चौकन्ना, एकदम एक्टिव था। अपना जो भी उसका कार्य था, उस कार्य को करते समय बात को वहीं का वहीं स्टॉप लगा देता था। मतलब जैसे हम बातें कर रहे हैं, कोई बीच में हमारा कोई काम है, तो हम क्या करेंगे, बात भी करते रहेंगे, उस काम को भी करेंगे, लेकिन वो तुरंत उसको रोक देता था। एकदम डिस्कोर्स एट स्लेबल, जैसे स्लेबल, एकदम तुरंत रोक देता था और फिर अपना कार्य करता जो भी उसको करना था, फिर वापस से अपना बात स्टार्ट करता। इन ए वर्ड आई शुड हैव सेट दिस मैन डाउन एज वन ऑफ द सेफेस्ट ऑफ मैन टू बी एम्प्लॉयड इन दैट कैपेसिटी। तो यदि सारी बात को मैं एक शब्द में कहूँ अपने इस विचार को, तो वो ये है कि ये उस ड्यूटी के लिए, जो उसका काम था, उस जॉब के लिए ये बिल्कुल भरोसेमंद सेफेस्ट व्यक्ति था। बट फॉर द सर्कमस्टांसेस दैट वाइल ही वॉज स्पीकिंग टू मी ही ट्वाइस ब्रोक अप विद अ fallen color, turned his face towards the little bell. When he did not run, opened the door of the hut, which was kept shut to exclude the unhealthy damp, and looked out towards the red light near the mouth of the tunnel. और उसके साथ ही नैरेटर ने एक बात नोटिस की कि जब वो बातें कर रहा था नैरेटर से, तो 2 बार उसने एकदम चुप हो गया। मतलब घंटी बज रही है, जब तो उसको सुनना ही है, घंटी पे जो भी मैसेज आया उसका रिप्लाई देना ही, लेकिन घंटी नहीं बजी तब भी वो 2 बार रुका। फिर उसने घंटी की तरफ को देखा। जैसे हम कई बार फ़ोन का वेट करते हैं, फ़ोन नहीं आया, बहुत देर हो गई, तो हम उसमें झाँक के देखते हैं कहीं ऐसा तो नहीं मुझे सुनाई ना आया हो। फिर उसने घंटी को भी देखा तो घंटी नहीं बजी, तो उसने क्या किया, दोनों बार तो उसने झोपड़ी का वो दरवाज़ा खोला जो कि बंद किया जाता, मतलब बंद जो था। बंद क्यों था? जो बाहर की नमी है, डंप, वो अंदर ना आए, उसको रोकने के लिए बंद रखा जाता था। तो उसको खोला और एंड लुक्ड आउट टुवर्ड्स द रेड लाइट, और रेड लाइट की तरफ देखा जो कि टनल के माउथ पर लगी थी। मतलब वो 2 बार घबरा कर एकदम चुप हो गया। पहले तो उसने घंटी को देखा कि कोई कॉल तो नहीं आई, मुझे बुलाया तो नहीं जा रहा, लेकिन घंटी तो बजी नहीं है। फिर उसने वो गेट खोल कर रेड लाइट की तरफ देखा जो कि टनल के मुंह पे थी। ऑन बोथ ऑफ दोज ओकेशन ही केम बैक टू द फायर विद inexplicable air upon him, which I had remarked without being able to define when we were so far. तो दोनों ही वी वर सो फार असंडा ऑन बोथ ऑफ दीज, तो दोनों ही ओकेजन पर जब उसने घंटे की तरफ देखा, नहीं बजी तो गेट खोला, दोनों ही मौक़ों पर वह उसी अजीब हाव भाव के साथ, मतलब पहले बाहर देखा फिर वापस आग के पास आया। वो उसके क्या भाव थे, अजीब हाव भाव थे जिनको मैं डिफाइन नहीं कर सकता, लेकिन वो उस समय थे जब मैं दूर दूर थे। मतलब उसके जो हाव भाव थे, जैसे गेट पे जा रहा है, वापस आग के पास आ रहा है, क्या हाव भाव है, क्या कर रहा है, क्या चल रहा है उसके मन में, ये मैं नहीं समझ पाया क्योंकि हम प्रॉपर दूर थे। एसेंडर मतलब थोड़ी सी दूरी। सेड आई मतलब अलग अलग थे। Said I when I rose to leave him, you almost make me think that I have met with a contented man. मैंने कहा जब मैं उसे छोड़कर जाने के लिए उठा, तो मैंने कहा कि भाई तुमने मुझे लगभग यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि मैं बहुत ही संतुष्ट आदमी से मिला हूँ। मतलब क्या होता है कि कोई भी इंसान अपनी परिस्थितियों का रोता रहता है कि ये नहीं हुआ, मैं तो ये कर लेता, मुझे ये मिल जाता तो मैं ये कर लेता, लेकिन उसने अपनी किसी भी परिस्थिति के लिए कोई विलाप नहीं किया। वो अपनी परिस्थिति से संतुष्ट था। उसने बिल्कुल क्लियरली एक्सेप्ट किया कि भी जो मैं हूँ, मैं इसी के लायक था, मतलब यही हूँ मैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हूँ। तो मैंने उससे कहा कि भाई मैं तुम मुझे बहुत संतुष्ट व्यक्ति लगे। आई एम अफ्रेड आई मस्ट एक्नॉलेज दैट आई सेड इट टू लीड हिम ऑन। तो मुझे लगता है कि मैंने उसको थोड़ा सा उकसाने के लिए बात कही थी कि वो कुछ बोले, कुछ कहे। तो उसने रिप्लाई दिया, आई बिलीव आई यूज टू बी सो, he rejoined in the low voice in which he had first spoken, but I am troubled, sir, I am troubled. तो अब उसने कहा कि भाई मैं पहले ऐसा ही था, संतुष्ट ही था, मुझे ऐसा विश्वास है, लेकिन अब मैं परेशान हूँ सर, अब मैं परेशान हूँ। He would have recalled the words if he could. वो अपने शब्दों को रिकॉल करता रहा। He said them, however, and I took them up quickly. With what? What is your trouble? अब उसके शब्दों को मैंने तुरंत एक तरह से तुरंत पकड़ लिया, जैसे कहते हैं ना मुंह से निकली बात को एकदम पकड़ लेना। तो मैंने तुरंत पूछा, क्यों परेशान हो, क्या परेशानी तुम्हारी? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इम्पार्ट सर, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्पीक ऑफ। इफ़ एवर यू मेक मी अनदर विजिट आई विल ट्राई टू टेल यू। तो उसने कहा बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है सर इसको बताना। यदि तुम कभी दोबारा मुझसे मिलने आओगे
तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा बताने की। बट आई एक्सप्रेसली इंटेंडेड टू मेक यू अनदर विजिट, से व्हेन शैल इट बी। तो नरेटर ने कहा कि मैं बिल्कुल चाहता हूँ तुमसे दूसरी विजिट करना, बताइए कब हो सकती है। आई गो ऑफ अर्ली इन द मॉर्निंग एंड आई शैल बी ऑन अगेन एट 10 टुमारो नाइट सर। तो उसने कहा मैं सुबह मॉर्निंग में जाऊँगा, नरेटर ने कहा, और फिर मैं आई शैल बी ऑन अगेन एट 10 मतलब 10 बजे रात में मैं कल दोबारा आ जाऊँगा। आई विल कम एट 11, तो मैं 11 पर आ जाऊँगा। ही थैंक्ड मी एंड वेंट आउट एट द डोर विद मी। उसने मुझे थैंक बोला और मेरे साथ साथ गेट तक छोड़ना आया मुझे। आई विल शो माई वाइट लाइट सर, मैं आपको वाइट लाइट भी दिखाऊंगा। ही सैड इन पिकुलर लो वॉइस, बड़ी अजीब सी बड़ी धीमी आवाज में कहा, टिल यू हैव फाउंड द वे अप, व्हेन यू फाउंड इट डोंट कॉल आउट, एंड व्हेन यू आर एट द टॉप डोंट कॉल आउट। इसने कहा कि भी मैं तुम्हें अपनी वाइट लाइट दिखा देता हूँ, बड़ी धीमी आवाज में कहा, जिससे तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। जब तुम्हें रास्ता मिल जाए तो आवाज़ मत लगाना, मतलब ये मत कहना कि ठीक है मैं पहुंच गया, और जब तुम ऊपर पहुंच जाओ तो तब भी मत बोलना। हिज मैनर सीम टू मेक द प्लेस स्ट्राइक कोल्डर टू मी, बट आई सेड नो मोर देन। तो उसके इस तरह की बातों से मुझे वो जगह और भी ठंडी लगने लगी, बट मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने वेरी वेल ओके एंड देन यू कम डाउन टुमारो नाइट। तो फिर उसने पूछा, मतलब कल आने के लिए बोला ना मैंने, तो उसने कहा कि जब कल रात को आओगे ना, डोंट कॉल आउट, तब भी आवाज़ मत लगाना। लेट मी आस्क यू ए पार्टिंग क्वेश्चन, तो मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। व्हाट मेड यू क्राई हेलो बिलो देयर टू नाइट? कि आपने जो सुबह मतलब अभी जो बोला था हेलो नीचे कौन है आज रात, वो क्यों बोला था आपने? तो हेवन नो सेड आई क्राइड समथिंग टू दैट इफेक्ट। तो मैंने तो जनरली कह दिया कि भगवान जी ने क्यों बोला, मैंने तो कुछ ऐसा मेरे तो माइंड में नहीं था, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था। नो टू दैट इफेक्ट सर, दोज वर द वेरी वर्ड्स आई नो देम वेल। तो उसने कहा कि नहीं सर ऐसे नहीं है, उससे कोई मतलब ऐसे ही बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है, वे शब्द वही थे एग्जैक्ट, और मैं उन शब्दों को अच्छे से जानता हूँ। एडमिट दोज वर द वेरी वर्ड, आई सेड देम नो डाउट बिकॉज आई सा यू ब्लो। तो अब नरेटर ने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल वही शब्द थे, मैं यही बोला था हेलो ब्लो नीचे कौन है, इसका यही मतलब था। तो मैंने उनको बोला था नो डाउट, क्योंकि मैंने तुम्हें नीचे देखा था, फॉर नो अदर रीज़न। तो उसने कहा और कोई कारण नहीं था। वाट अदर रीज़न कुड आई पॉसिबली हैव? फिर मैंने पूछा और क्या कारण हो सकता है भाई? यू हैड नो फीलिंग दैट दे वर कन्वेड टू यू इन एनी सुपर नेचुरल वे। तो उसने बोला कि वो जो तुम्हारे शब्द थे ना, वो किसी सुपर नेचुरल तरीके के लगे मुझे, मतलब उनका कोई ऐसा वो नहीं था। तो नरेटर ने कहा नो, ही विश्ड मी गुड नाइट बोला, एंड हेल्ड अप हिज लाइट, और अपनी लाइट पकड़ी। आई वॉकड बाय द साइड ऑफ द डाउन लाइन ऑफ द रेल्स विद ए वेरी डिसएग्रीबल सेंसेशन ऑफ ए ट्रेन कमिंग बिहाइंड मी अंटिल आई फाउंड द पाथ। तो मैं जो रेल की जो लाइन थी डाउन लाइन, उनके किनारे किनारे चलता रहा, और मन में एक ये था सेंसेशन, एक खतरनाक सी एक वो था एहसास कि पीछे से ट्रेन ना आ जाए। और जब तक ऐसे उसके साथ चलता रहा जब तक कि मैं रास्ते पर नहीं आया। इट वॉज ईजियर टू माउंट देन टू डिसेंड, मतलब इस बार ईजियर, जो ऊपर जाने का जो चढ़ना था ना, वो आसान था नीचे उतरने की अपेक्षा। एंड आई गोट बैक टू माई इन विदाउट एनी एडवेंचर, और मैं वापस अपनी इन मतलब एक तरह से धर्मशाला सराय टाइप, बिना किसी एडवेंचर के अपनी धर्मशाला सराय में आ गया। पंचुअल टू माई अपॉइंटमेंट आई प्लेस्ड माई फुट ऑन द फर्स्ट नोच ऑफ द जिगजैग नेक्स्ट नाइट। अपने अपॉइंटमेंट के लिए बिल्कुल पंचुअल होते हुए मैंने अपना कदम रखा उस जिगजैग रास्ते पर अगली रात। एज द डिस्टेंट क्लॉक वाज स्ट्राइकिंग 11, क्लॉक ने 11 बजाए, मतलब वो 12 ऐसी वाली क्लॉक होती ना, टंग 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 ऐसे 11, तो 11 हुए। ही वॉज वेटिंग फॉर मी एट द बॉटम, वो नीचे ही बॉटम पर ही मेरा वेट कर रहा था, विद इज वाइट लाइट ऑन, वाइट लाइट उसने ऑन की हुई थी। आई हैव नॉट कॉल्ड आउट, देखो मैंने आवाज़ नहीं लगाई। आई सेड व्हेन वी कम क्लोज टुगेदर, मे आई स्पीक नाउ, जब पास आ गए तो उसने कहा देखो मैंने आवाज़ नहीं लगाई, अब मैं बोल लूँ? तो उसने कहा बाय ऑल मीन्स सर, गुड नाइट देन, हियर इज़ माई हैंड, गुड नाइट सर एंड हियर इज़ माइन। तो अंधेरे में उसने कहा कि भाई अब मैं बोल सकता हूँ हाँ गुड नाइट। अब वो रात में मिले हैं तो इसलिए गुड नाइट बोल रहे हैं। ये रहा मेरा हाथ, भाई पकड़ लो। तो दूसरे व्यक्ति ने भी अपना हाथ दिया, ये रहा मेरा।
विद वाट ही वॉक साइड बाई साइड टू हिज बॉक्स, एंटर्ड इट। बिल्कुल साइड बाइड, किनारे किनारे वो चलते रहे हम, मतलब बराबर बराबर चलते रहे उसके साथ। मतलब हम दोनों बराबर बराबर चले और उसके बॉक्स में एंटर किया, उसमें ही छोटी हट में क्लोज द डोर बंद किया एंड सेट डाउन बाय द फायर, और आग के पास बैठ गए। आई हैव मेड अप माई माइंड सर, ही बिगेन, बेंडिंग फॉरवर्ड एज soon as we were seated and speaking in a tone but a little above whisper, that you shall not have to speak me twice. What trouble me? I took you for someone else yesterday evening. That trouble me. तो जैसे ही वो दोनों वहाँ पर बैठे तो उसने क्या किया, दूसरे वाले व्यक्ति ने, नैरेटर के अलावा जो दूसरा था, वो बोला कि भाई मैंने अपना मन बना लिया है, आज तुम्हें मुझसे, थोड़ा धीरे जाके पास को आके बोला, आज तुम्हें मुझसे 2 बार पूछना नहीं पड़ेगा कि तुम्हें क्या परेशान कर रहा है, क्या परेशान कर रहा है। अब मैं तुम्हें कल कोई और समझा था, यस्टरडे इवनिंग, मतलब मैं कन्फ्यूज हो गया था तुम्हें देखकर कि पता नहीं कोई और समझा था, वही बात मुझे परेशान कर रही थी। दैट मिस्टेक, तो उसने कहा वह गलती, नो नो दैट समवन एल्स, नहीं वह कोई और, मतलब कोई और समझा मैंने तुम्हें। हु इज इट, कौन था? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। लाइक मी, मेरी तरह दिखता था क्या? आई डोंट नो, आई नेवर सा द फेस, मैंने कभी फेस देखा भी नहीं था। तो वो दूसरा व्यक्ति बोलता है कि भी मैंने तो कभी चेहरा भी नहीं देखा। द लेफ्ट आर्म इज अक्रॉस द फेस, उसकी जो लेफ्ट आर्म थी वो फेस पे थी, एंड द राइट आर्म इज वेव्ड, वायलेंटली वेव्ड, और जो राइट आर्म थी उसको हिला रहा था, और बड़ी हिंसात्मक रूप से हिला रहा था, दिस वे, इस तरह से। आई फॉलोड हिज एक्शन विद माई आइज एंड इट वॉज द एक्शन ऑफ एन आर्म gesticulating with the utmost passion and vehemence. For God's sake, clear the way. तो ये बताता है कि मैंने उसके एक्शन को अपनी आंखों से देखा है, जो कि बड़ी, जो उसका इशारा था बहुत जोश में, एक तरह से इसका मतलब होता है, और तेजी से वो इशारा कर रहा था और ये बोल रहा था भगवान के लिए रास्ता साफ करो, भगवान के लिए रास्ता साफ करो, इस तरह से एक्शन कर रहा था। वन मून लाइट नाइट सेड द मैन, उस व्यक्ति ने कहा कि चांदनी रात में, आई वॉज सिटिंग हियर, मैं यहाँ बैठा था, व्हेन आई हर्ड ए वॉइस क्राई, फिर मैंने एक आवाज़ चिल्लाने की सुनी, हेलो ब्लो देयर, और उसने यही बोला था हेलो ब्लो देयर। आई स्टार्टेड अप, मैं लुक्ड फ्रॉम द डोर, मैं उठा और मैंने दरवाजे से देखा, एंड सा द समवन एल्स स्टैंडिंग बाय द रेड लाइट नियर द टनल, तो कोई व्यक्ति टनल के पास, टनल की रेड लाइट के पास खड़ा है, वो वेविंग एज आई जस्ट नाउ शोड, और इस तरह से हाथ हिला रहा है जैसे कि मैंने बताया, और यही वाली लाइन उसने बोली थी, हेलो ब्लो। द वॉइस सीम्ड होर्स विथ शाउटिंग एंड इट क्राइड लुक आउट लुक आउट, जो आवाज़ थी वो बड़ी बड़ी भद्दी सी, चिल्लाने की, बस देखो, लुक, बाहर देखो ऐसे। देन अगेन फिर उसने बोला हेलो ब्लो देयर, लुक आउट, आई कोट अप माई लैम्प, टर्न इट ऑन रेड एंड रन टुवर्ड्स द फिगर, कॉलिंग व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट हैज हैपेंड, वेयर। मैंने अपनी, फिर ये हेलो ब्लो आवाज़ आई, बाहर देखो, इस तरह से मैंने अपना लैम्प उठाया, रेड की तरफ टर्न हुआ, दौड़ा उधर, रन टुवर्ड्स द फिगर, फिगर की तरफ, ये बोला मैंने, भाई क्या हुआ, क्या गड़बड़ हो गई, क्या हो गया, कहाँ है, किधर हो। आई स्टूड जस्ट आउटसाइड द ब्लैकनेस ऑफ द टनल, मैं वहाँ खड़ा हो गया, जो टनल का अंधेरे वाला एरिया था। आई एडवांस्ड सो क्लोज अपॉन इट दैट आई वंडर्ड एट इट्स कीपिंग द स्लीव अक्रॉस इट्स आई, तो मैं उसके काफ़ी नज़दीक पहुँच गया, फिर मुझे हैरानी हुई कि उसने अपनी स्लीव अपनी आंखों पर रखी हुई थी। आई रैन राइट एट इट एंड हैड माई हैंड स्ट्रेच्ड आउट टू पुल द स्लीव अवे व्हेन इट वाज गॉन, फिर मैंने अपना सीधा उसकी तरफ दौड़ा, आस्तीन हटाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, तो एकदम ही वो गायब हो गया। इनटू द टनल सेड आई, मैंने पूछा टनल में चला गया? नो, आई रैन ऑन इनटू द टनल, उसने कहा नहीं, टनल के अंदर तो मैं दौड़ा, 500 यार्ड्स, 500 यार्ड्स तक दौड़ा मैं, 500 गज तक। आई स्टॉप्ड एंड हेल्ड माई लैम्प अबव माई हेड, मैं रुक गया, मैंने अपना लैम्प ऊपर किया, एंड सा द फिगर ऑफ द मेजर डिस्टेंस एंड सा द वेट स्टेन स्टीलिंग डाउन द वॉल्स एंड ट्रिकलिंग डाउन द आर्क। मतलब लैम्प उठा के उसने ऊपर को देखा कि दीवार पे तो नहीं चला गया ये, तो मैंने क्या देखा कि निशान देखे, गीले निशान, और जो ऊपर से दीवारों पे से, आर्क पे से जैसे टिकलिंग
पानी टपकता रहता है ना, वो निशान देखे। आई रैन आउट अगेन फास्टर देन आई हैड रन इन, मैं दोबारा दौड़ा और तेज दौड़ा। फॉर आई हैड ए मॉर्टल एबोरेंस ऑफ द प्लेस अपॉन मी, और मतलब मुझे उस जगह से थोड़ा सा एबोरेंस मतलब नफरत सी हो गई थी। एंड आई लुक्ड ऑल अराउंड द रेड लाइट विद माई ओन रेड लाइट, मैंने रेड लाइट के सारे चारों तरफ देखा अपनी लाइट से। एंड आई वेंट अप द आयरन लैडर, फिर मैं उस लोहे की सीढ़ी पर चढ़ा। टू द गैलरी अटॉप इट, वहाँ पर पहुँच गया। एंड आई केम डाउन अगेन एंड रन बैक हियर, फिर मैं दोबारा से नीचे आ गया, मतलब ऊपर तक देख के आया कि वहाँ तो नहीं है, लेकिन फिर मैं वापस नीचे आ गया और अपनी वापस इस जगह पे आ गया। आई टेलीग्राफ्ड बोथ वेज, एन अलार्म हैज़ बिन गिवन, इज़ एनीथिंग रॉन्ग, मैंने दोनों तरीके से टेलीग्राफ किया। फिर अलार्म रिंग हुआ कि कोई गड़बड़ हो गई क्या। द आंसर केम बैक बोथ वेज ऑल वेल, तो दोनों जगह से आंसर आया कि सब कुछ ठीक है, मतलब कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई, जैसे टेलीग्राफ करते हैं। तो रेसिस्टिंग द स्लो टच ऑफ ए फ्रोजन फिंगर tracing out my spine, I showed him how that this figure must be a deception of this sense of sight, and how that figure originated in disease of the delicate nerves that minister to the function of the eye were known to have often troubled patients, some of whom had become conscious of the nature of their application and had even proved it by experiment upon themselves. मतलब क्या है कि ट्रेसिंग आउट माई स्पाइन, स्पाइन का मतलब कि अपनी जो नसें हैं उनको एकदम उसकी बातों से ठंडा पड़ जाना, उन सबको अवॉइड करते हुए मैंने उसको ये बताना चाहा कि ये जो फिगर है ये उसका सेंस ऑफ लाइट का एक तरह से कल्पना होगी, उसी की इमेजिनेशन होगी। और जिस तरह से मतलब ऐसा ये उसको बताना चाहता है नरेटर कि जो हमारी आंखों की नसें हैं उनको, तो कई बार इस तरह की फिगर, मतलब इसका कहना है तो ये है कि ये जो फिगर थी उसका एक इल्यूजन होगी, सचमुच में कोई फिगर वहाँ पर नहीं थी। और ये ऐसा अक्सर हो जाता है। सम ऑफ whom had become conscious of the nature of their application, तो उसके अनुसार तो ये भी एक नसों की बीमारी है जिसमें से कुछ बीमारियों का पता चल जाता है। एंड हैड इवन प्रूव्ड इट बाय एक्सपेरिमेंट अपॉन देमसेल्फ, और कुछ को अपने ऊपर प्रूव भी कर चुका है, मतलब एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव भी किया जा चुका है। एज टू एन इमेजिनरी क्राई, जैसे कि कोई अचानक कोई आवाज़ सुनाई आ जाए। सेड आई डू बट लिसन फॉर अ मोमेंट टू द विंड, इज दिस अननेचुरल वैली वाइल वी स्पीक सो स्लो, एंड टू द वाइल्ड हार्प इट मेक्स ऑफ द टेलीग्राफ वायर। तो मतलब ये उसको जो नरेटर है उसको समझाना चाहते हैं कि भाई वो जो फिगर थी वो एक तरह से तुम्हारा सेंस ऑफ साइट का वो था, इल्यूजन था। और इस तरह के कई पेशेंट्स होते हैं, कुछ इस तरह की जो बीमारियां उनको तो प्रूव किया जा चुका है एक्सपेरिमेंट के द्वारा, जैसे अपना आप ही एक तरह से आवाज़ सुनाई आ जाना। और इसका कहना है कि जब हम इतनी धीरे धीरे बात कर रहे हैं और बाहर जो हवा चल रही है, हवा की आवाज़ को सुनो, जो टेलीग्राफ वायर है उनकी आवाज़ को सुनो, तो कई बार आपको इस तरह के इल्यूजन्स हो सकते हैं। और अभी मैं एक चीज़ और याद दिलाना चाहूँगी, जब वो पहले दिन बात कर रहे थे तो वो 2 बार उठा था, 2 बार उसने गेट खोला था, 2 बार रेड लाइट को देखा था, फिर वापस से अपनी आँख के पास आया था। तो इसका मतलब वो कुछ कन्फ्यूजन में था, उसको इसको देख के वो थोड़ा सा परेशान हो गया था। वो इसने भी एग्जैक्ट वही डायलॉग बोला था, हेलो ब्लो। इस कारण से ये जो नरेटर को देख के वो जो दूसरे वाला व्यक्ति था वो परेशान हो गया था। तो उसको आज भी जैसे कई बार एक बार कोई गड़बड़ हो जाए तो हमें बार बार वही उसका डर जो है हमारे मन में अनजाना डर बैठ जाता है। तो इसी कारण से वो बार बार बेल को देख रहा था, बेल नहीं बजी तो फिर वो रेड लाइट को देख रहा था कि कहीं आज दोबारा से कुछ ऐसा तो नहीं है। That was very well, he returned, after he had sat listening for a while, and he ought to know something of the wind and the wire. He who so often passed long winter night there, alone and watching. That was very well, मतलब ये उसने रिप्लाई दिया कि हाँ यहाँ सब ठीक है। ये रिटर्न मतलब रिप्लाई होना चाहिए यहाँ पर। ही रिप्लाइड, थोड़ी देर सुनने के बाद, आफ्टर वी हैड सेट, जब हम बैठे हैं थोड़ी देर बाद सुनने के बाद उसने रिप्लाई दिया कि हाँ यहाँ सब ठीक है। और फिर उसने जानना चाहा कि भाई उसको हवा और ये जो तार हैं इन सब के बारे में पता होना चाहिए।
कि क्योंकि वो यहाँ पे इतनी लंबी रातें अकेले बिताता है और सब अलोन और वॉचिंग देखता रहता है, मतलब वॉच करता है, गार्ड करता है एक तरह से। बट ही वुड बैक टू रिमार्क दैट ही हैड नॉट फिनिश्ड। लेकिन उसने कहा कि भाई अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। जैसे हमने कुछ बोला, दूसरे ने अपना कहना शुरू कर दिया, तो हम कहते हैं भाई पहले मेरी बात सुन तो लो। उन्होंने तो मतलब डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये इल्यूजन भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे ऐसे ये सब है। तो उसने कहा ठीक है, पहले मेरी बात सुनो। तो मेरी बात पूरी नहीं हुई। आई आस्क्ड हिज पार्टन एंड ही स्लोली एडिड दीज वर्ड टचिंग माई आर्म। Within 6 hours after the appearance, the memorable accident on this line happened, and within 10 hours, the dead and the wounded were brought along through the tunnel over the spot where the figure had stood. तो मैंने मतलब नैरेटर ने ये बोला कि ठीक है भाई, सॉरी, अब आप अपनी बात पूरी करो। तो उसने मेरी बाजू को टच करते हुए कहा बहुत धीरे धीरे कि उस घटना के 6 घंटे के अंदर इस लाइन पर वह यादगार हादसा हुआ। मतलब उसने कुछ इस तरह से बताया कि 6 घंटे के अंदर तो यहाँ एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद 10 घंटे के अंदर मरे हुए और घायल लोगों को सुरंग के उसी जगह लाया गया जहाँ पर वो आदमी खड़ा था, जहाँ पर वो फिगर खड़ी थी। इट disagreeable shudder crept over me, but I did my best against it. It was not to be denied, I rejoined, that this was a remarkable coincidence, calculated deeply to impress his mind. मतलब उसकी बात से मैं सहमत नहीं था, मतलब डिसएग्रीबल बात थी ये, मेरे अंदर ऐसी एक भावना आई, लेकिन मैंने उसको शो नहीं होने दिया। और ये ऐसा मैंने मना भी नहीं किया, और बल्कि कहा उनसे कि हाँ ये तो है, तो इत्तेफाक की बात कि वे एकदम अजीब कोइंसिडेंस है ये, तो कि अजीब घटना है ये वैसे तो। बट इट वॉज अनक्वेश्चनेबल एंड दैट रिमार्केबल कोइंसिडेंट डिड continually occur and they must be taken into account in dealing with such a subject. मतलब इस ये एग्री नहीं था उसकी बातों से कि भाई 10 घंटे के अंदर ये हुआ, 6 घंटे के अंदर ये हुआ, लेकिन फिर भी थोड़ा इसने ऐसे शो नहीं किया और कहा कि हाँ भाई वास्तव में ही अजीब बात है, अजीब कोइंसिडेंस है कि ये घटना हुई। और इस बात ने उसके दिमाग पर इफ़ेक्ट भी काफ़ी छोड़ा। तो और ये लेकिन दूसरी तरफ बट इट वाज अनक्वेश्चनेबल, लेकिन यह भी बात सही है कि ये जो अजीब कोइंसिडेंस है ये लगातार हुए हैं। और ऐसे टॉपिक पर बात करते समय इन चीज़ों को ही माइंड में रखना चाहिए कि भाई एक फिगर आई, फिर ये घटना घटी, तो हम उन्हें बिल्कुल ही टोटली इल्यूजन भी नहीं कह सकते। इन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा हमें। दो टू बी श्योर आई मस्ट एडमिट आई एडिड, बिल्कुल श्योर होने के लिए मैंने ये बोला। फॉर आई थॉट आई सा दैट ही वॉज गोइंग टू ब्रिंग द ऑब्जेक्शन टू बेयर अपॉन मी। मैन ऑफ कॉमन सेंस डिड नॉट अलाउ मच फॉर कोइंसिडेंस इन मेकिंग द ऑर्डिनरी कैलकुलेशन ऑफ लाइफ। तो इन्होंने डायरेक्टर ने साथ ही एडिट किया कि भाई मुझे मानना पड़ेगा। तो इंटरनली इनके मन में क्या चल रहा है कि वो इस पर ऑब्जेक्शन करेंगे। तो इन्होंने कहा कि मुझे मानना पड़ेगा कि भाई आम आदमी जिन लाइफ के विषय में कैलकुलेशन करते समय ऐसे कोइंसिडेंस पर ज़्यादा महत्व देते नहीं है, मतलब इन चक्करों में मत पड़ो, ऐसा इसने बोला। और इसको उम्मीद थी कि वो रोकेंगे कि भाई ऐसे कैसे कह सकते हो तुम, क्योंकि इस घटना ने उसके माइंड पर इफेक्ट करा, तो वो परेशान था, डिस्टर्ब था काफ़ी। ही अगेन बैक टू रिमार्क दैट ही हैड नॉट फिनिश्ड। अगेन उसने रिक्वेस्ट की, भाई जैसे वही मेरी बात ख़त्म नहीं हुई, बात तो सुनो। आई अगेन बैक हिज पार्डन फॉर बीइंग बिट्रेड इनटू इंटरप्शन। मैंने वापस से माफ़ी मांगी कि भाई सॉरी, मैंने बीच में बोल गया, अभी आप करो आगे। मतलब वो बार बार से अपनी बात को साबित करने के लिए नए नए वो दे रहे हैं, और ये बीच में ही एक तरह से दखलंदाजी कर देते हैं नैरेटर जो है। दिस ही सेड अगेन लेइंग हिज हैंड अपॉन माई आर्म and glancing over his shoulder with hollow eyes was just a year ago। उनका जो डायलॉग था वो था दिस पहले तो, और वापस से मेरी बाजू पकड़ी और अपने कंधे के ऊपर की साइड, जैसे बैठ के ऐसे साइड में देखते हैं ना, होलो आँखों से, बिल्कुल खाली आँखों से, और कहना शुरू किया कि 1 साल पहले की बात है, 6 or 7 months बाद, 6-7 महीने हो गए। एंड आई हैड रिकवर्ड फ्रॉम द सरप्राइज एंड शॉक when one morning as the day was breaking I standing at the door looked toward the red light and saw the। तो उसने बताया कि 6-7 महीने हो गए इस बात को, और जब मैं सुबह उठा तो मॉर्निंग में, डे मतलब निकलने वाला था, दिन निकलने वाला था, मैं रेड डोर पर खड़ा था और मैंने रेड लाइट की तरफ देखा तो मुझे वापस से वही दृश्य दिखाई दिया, वही एक तरह से वार्निंग दृश्य। ही स्टॉप्ड विद ए फिक्स्ड लुक एट मी। फिर वो रुक गए, चुप हो गए और मेरी तरफ एकदम फिक्स्ड दृष्टि, जैसे एक टक घूरना। डिड इट क्राई आउट, क्या इस बार भी वह चिल्लाया? नो, इट वॉज साइलेंट
डिड इट वेव इट्स आर्म, क्या उसने वापस से अपनी बाजू हिलाई? नो, इट leaned अगेंस्ट द शाफ्ट ऑफ द लाइट, नहीं, इस बार वो उसने बाजू नहीं हिलाई, वो लाइट के शाफ्ट की तरफ झुका हुआ था। विद बोथ हैंड्स बिफोर द फेस लाइक दिस, इस बार वो उससे मतलब लीन अगेंस्ट ऐसे झुका हुआ था और अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढका हुआ था, ऐसे उसने करके दिखाया। वंस मोर आई फॉलोड हिज एक्शन विद माई आइज, एक बार मैंने फिर उसके एक्शन को फॉलो किया, मतलब क्या कर रहे हैं वो। इट वॉज एन एक्शन ऑफ माउंटिंग, आई हैव सीन सच एन एटीट्यूड इन स्टोन फिगर ऑन टॉम्स। मतलब अभी वही दूसरा व्यक्ति ही बोल रहा है, नैरेटर नहीं बोल रहे हैं, ये बात वो बता रहे हैं कि मैंने मतलब ये जो एक्शन था, जो ऐसे हाथ रखना, ये मैंने मूर्ति वगैरह में देखा है कि मूर्ति वगैरह इस एक्शन में होती हैं, और ये दुख व्यक्त करने का एक्शन है, जैसे आंखों पे हाथ रख के बैठ जाओ ऐसे, वो बता रहे हैं नैरेटर को। डिड यू गो अप टू इट, क्या तुम उसके पास गए? आई केम इन एंड सेट डाउन पार्टली टू कलेक्ट माई थॉट, नहीं, मैं अंदर आ गया, बैठ गया, अपने सोचने लगा। पार्टली बिकॉज इट हैड टर्न मी फेंट, और कुछ तो इसलिए ऐसा भी हुआ कि उसको इस तरह से देख के मुझे अंदर से एक थोड़ा कमजोरी सी, बेहोशी सी फील हुई, मतलब मेरे नहीं जाने की हिम्मत हुई। व्हेन आई वेंट टू द डोर अगेन, मैं वापस से दरवाजे पर गया। डे लाइट वॉज अबव मी, जो डे लाइट थी, सूर्य की किरणें मेरे ऊपर थी। एंड द घोस्ट वॉज गॉन, और वो जो भूत था वो चला गया था। बट नथिंग फॉलोड, नथिंग केम ऑफ दिस, वो कहते हैं। बट ये मतलब नैरेटर से जो दूसरे व्यक्ति हैं वो कहते हैं उसके बाद कुछ नहीं हुआ, मैंने उसका पीछा भी नहीं किया, कुछ उसका परिणाम भी नहीं हुआ। जैसे पहली बार तो उन्होंने बताया था कि भाई 10 घंटे के अंदर, 6 घंटे के भीतर हादसा हुआ और 10 घंटे के भीतर डेड बॉडी वहाँ पर पाई गई, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ उसके बाद। ही टच्ड मी ऑन द आर्म विद हिज फोरफिंगर ट्वाइस थ्राइस, गिविंग ए गैस्टली नॉड ईच टाइम। फिर उसने क्या किया, अपनी फोरफिंगर से, उंगली से मुझे 2 बार 3 बार टच किया, और हर बार एक डरावना सा एहसास दिया, लुक दिया, जैसे धीरे धीरे करते हैं ना। दैट वेरी डे एज अ ट्रेन केम आउट ऑफ द टनल, आई नोटिस्ड एट ए कैरेज विंडो ऑन माई साइड व्हाट लुक लाइक ए कन्फ्यूजन ऑफ हैंड्स एंड हेड्स एंड समथिंग वेव्ड। तो आगे बताते हैं वो कि उसी दिन जब ट्रेन टनल से बाहर निकली तो मैंने नोटिस किया कि एक कैरेज विंडो पर, मतलब एक विंडो पर ट्रेन की मेरी साइड, जैसे वो इधर खड़ा है तो उसी साइड मुझे कुछ कन्फ्यूजन सा दिखाई दिया, हैंड, हाथों का और सिर का, और ऐसा भी लग रहा है कि कुछ हिल रहा है। आई साइड जस्ट इन टाइम टू सिग्नल द ड्राइवर स्टॉप। तो मैंने ड्राइवर को सिग्नल देते समय उसको देखा, और फिर तुरंत मैंने कह दिया रुको, स्टॉप। ही शट ऑफ एंड पुट हिज ब्रेक ऑन, इंजन बंद कर दिया, ब्रेक को ऑन किया। बट द ट्रेन ड्रिफ्टेड पास्ट हियर ए 150 यार्ड्स और मी। लेकिन ये सब करने में भी ट्रेन मुझसे 100-150 या गज आगे निकल गई। मतलब ट्रेन एकदम तो रुकती नहीं, कोई थोड़ा सा पल तो लगेगा ही, आगे निकल गई। आई रन आफ्टर हिम, ये आई रन अलग अलग वर्ड है। रन, आई रेन आफ्टर इट, मैं उसके पीछे दौड़ा। आई रेन अलग अलग शब्द है। एंड एज आई वेंट अलोंग, जैसे ही मैं पास गया, हर्ड टेरिबल स्क्रीम एंड क्राइज, तो मैंने बड़ी भयानक सी रोने चिल्लाने की आवाज़ें सुनी। ए ब्यूटीफुल यंग लेडी हैड डाइड इंस्टेंटेनियसली, मतलब तुरंत, इन वन ऑफ द कंपार्टमेंट एंड वॉज ब्रॉट इन हियर एंड लेड डाउन ऑन दिस फ्लोर बिटवीन अस। तो मैंने देखा कि एक ब्यूटीफुल यंग लेडी तुरंत ही एक डब्बे में के अंदर मर गई, उसकी डेथ हो गई, उसको यहाँ लाया गया और फर्श पे लिटाया गया इस जगह बिटवीन अस, हमारे बीच में। Involuntarily, I pushed my chair back as I looked from the boards at which he pointed to himself. मतलब जहाँ ये बैठे हैं जिस रूम में, उस मतलब अपनी जिस जहाँ भी ये बैठे हैं वहाँ की तरफ उसने इशारा किया। अब ऐसे सुने कि बिल्कुल यहाँ लिटाया गया तो एकदम ही डर लग जाएगा, जैसे आप खड़े हैं आपके से कहोगे बिल्कुल यहाँ, तो एकदम ही अनायास ही आप पीछे हो जाएंगे। तो नैरेटर कहते हैं मैंने तुरंत अपनी इनवॉलंटरी, मतलब अनजाने में ही मैंने अपनी चेयर पीछे की और उन बोर्ड्स की तरफ देखा जहाँ उसने इशारा किया था। ट्रू सर, ट्रू, प्रिसाइजली एज इट हैपेंड, सो आई टेल इट यू। तो अभी अपनी बात पर जोर देते हुए कहते हैं बिल्कुल सर, ऐसा ही हुआ था, मैंने जैसा हुआ वैसे ही आपको बताया। आई कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से टू एनी पर्पज एंड माई माउथ वॉज वेरी ड्राई। अब
मैं उसको क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि भी क्या कहूँ मैं, लेकिन मेरा मुंह बहुत सूख चुका था। द विंड एंड द वायर्स टुक अप द स्टोरी विद ए लॉन्ग लैमेंटिंग वेल। ये जो हवा थी और जो तारों की कहानी थी, ये जो स्टोरी थी, एक लंबी दुख भरी कहानी हो गई। ही रिज्यूम्ड, उसने वापस से कहना शुरू करा, नाउ सर मार्क दिस एंड जज हाउ माई माइंड इज ट्रबल्ड। तो सर अब आप इसको देखो और इन बातों पर ध्यान दो जो मैंने बताया, और फिर पता लगा, मतलब फिर सोचो कि भाई मेरा मन दिमाग कितना परेशान होगा। द स्पेक्टर केम बैक ए वीक एगो, जो वही सीन जो था, वही दृश्य एक हफ्ते पहले भी आया। एवर सिंस इट हैज़ बीन देयर नाउ एंड अगेन बाय फिट्स एंड स्टार्ट। और तब से, मतलब जब सबसे पहले आया, जब से वो कभी ना कभी रुक रुक के आता रहता है। मतलब ये सब मैं महसूस करता रहता हूँ। अब जैसे कि उसने बोल दिया था कि भाई इल्यूशन होगा, तो इतनी बार थोड़ी हो सकता है इल्यूशन, ऐसा वो कहना चाह रहा है। एट द लाइट, एट द डेंजर लाइट। तो नैरेटर ने पूछा लाइट पर ही आया? तो उसने कहा डेंजर लाइट, खतरे की लाइट। व्हाट डिड इट सीम टू डू? नैरेटर ने पूछा क्या करता हुआ दिखता है वो? तो ही रिपीटेड इफ पॉसिबल विद इंक्रीज्ड पैशन एंड वेमेंस दैट फॉर्मर गेस्टिकुलेशन ऑफ फॉर गॉड से क्लियर द वे। उसने रिपीट किया, बल्कि पहले से ज़्यादा पैशन के साथ, पहले से ज़्यादा एकदम उसके साथ, क्या कहते हैं उसको, जो जोर के साथ, एक प्रेशर के साथ, कि वही उसका वो रहता है कि भगवान के लिए रास्ता साफ करो, क्लियर द वे, रास्ता साफ करो। देन ही वेंट ऑन, फिर वो कहता रहा, आई हैव नो पीस और रेस्ट फॉर इट। तो इसके कारण मेरे दिमाग में कोई पीस, कोई रेस्ट नहीं रहता। मैं मतलब टेंशन में रहता हूँ, परेशान रहता हूँ। इट कॉल्स टू मी फॉर मैनी टाइम मिनट्स टुगेदर टू इन एन एगोनाइज्ड मैनर। तो उसने एक एगोनाइज, मतलब ऐसी आवाज़ में बोला कि कई बार यही कहता रहा। एगोनाइज्ड मतलब परेशानी, दर्द वाली आवाज़ में। ब्लो देयर, लुक आउट, ब्लो, इस तरह से यही वाली चीज़ को कई बार रिपीट किया। इट स्टैंड्स वेविंग टू मी, इट रिंग्स माई लिटिल बेल। तो ये मेरी तरफ वेव करता रहता है। कभी कभी मेरी घंटी बज जाती है, जो बेल है उसके टेबल पर रखी है। आई कॉट एट दैट, डिड इट रिंग योर बेल यस्टरडे इवनिंग व्हेन आई वाज हियर एंड यू वेंट टू द डोर? तो अब नैरेटर ने उससे पूछा कि क्या मतलब ये बात पकड़ ली उसने। तो उसने कहा कि कल जब मैं आया तुम्हारे डोर पर, यहाँ पर, तो तुम अपने आप ही बाहर थे, क्या उसने घंटी बजाई थी? तो ट्वाइस, 2 बार। वाई सी सेड आई हाउ योर इमेजिनेशन मिसलीड यू। देखो, मैंने कहा ना किस तरह से तुम्हारी इमेजिनेशन तुम्हें मिसलीड कर रही है। माई आईज वर ऑन द बेल एंड माई ईयर्स वर ओपन टू द बेल एंड इफ आई एम ए लिविंग मैन इट डिड नॉट रिंग एट दोज टाइम। मतलब अब नैरेटर ने उससे क्लियरली कह दिया कि अब देखिए आपकी जो इमेजिनेशन है वो आपको कैसे मिसलीड कर रही है। माई आइज़ वर ऑन द बेल, मेरी आंख जो थी ना वो बिल्कुल बेल पर थी और मेरे कान बेल की आवाज़ पर थे। मतलब मैंने बिल्कुल अच्छे से ध्यान से नोटिस किया है, एक लिविंग व्यक्ति हूँ मैं, तो कोई भूत नहीं हूँ। तो मैंने अच्छे से नोटिस किया है कि इस समय पर घंटी नहीं बजी, दोनों ही बार घंटी नहीं बजी। नो नॉर एट एनी अदर टाइम, और जब मैं यहाँ था ना ही किसी दूसरे समय पर बजी। एक्सेप्ट व्हेन इट वाज रंग इन द नेचुरल कोर्स ऑफ फिजिकल थिंग बाय द स्टेशन कम्युनिकेटिंग विद यू। घंटी केवल उस समय बजी है जो कि नेचुरली, जैसे रोज तुम्हारा जो स्टेशन कम्युनिकेट करता है तुमसे जिस तरह से, उसी तरह से बजी है, वैसे घंटी नहीं बजी मैंने इस चीज़ को पूरा नोटिस किया है। ही शुक हिज हेड, उसने अपना सिर हिलाया। आई हैव नेवर मेड ए मिस्टेक एज टू दैट येट सर, पहले तो मुझसे कभी ऐसी गलती नहीं हुई। आई हैव नेवर कन्फ्यूज द स्पेक्ट्रेरिंग विद द मैंस, और ना ही मुझसे मैंने कभी दोनों घंटियों को मिक्स किया। मतलब जो घंटी इसके अनुसार भूत ने बजाई है या जो घंटी स्टेशन से कम्युनिकेशन के लिए आई है, मैंने कभी उनको मिक्स नहीं किया। द घोस्ट रिंग इज ए स्ट्रेंज वाइब्रेशन इन द बेल दैट इफ वंडर दैट यू फेल टू हियर इट। The ghost ring is a strange vibration in the bell that it drives from nothing else, and I have not asserted that the bell stirs to the eye. I don't wonder that you fail to hear it, but I heard it. अब उसने अपनी बात को समझाने के लिए एक नया रास्ता निकाला। उसने बोला कि घोस्ट की जो रिंग की बेल थी उसमें एक अजीब प्रकार का वाइब्रेशन था जो कि किसी भी और चीज़ से निकल ही नहीं सकता। जो जनरली बेल बजती है मेरी, ये जो स्टेशन से कम्युनिकेट करने के लिए होती है, उसकी वाइब्रेशन अलग होती है। जो वाइब्रेशन घोस्ट की रिंग में था वो किसी और चीज़ से नहीं आ सकता। और मैंने ये कहा कि जब वो घोस्ट रिंग बजाता है तो घंटी दिखती है हिलती हुई, एक ऐसे
वो होती है ना डंडी सी गोल, उस पर ऐसे टिक 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 होती हुई दिखती है। तो ना मैंने ऐसे कहा कि वो घंटी हिलती हुई दिखती है जब गोश्त रिंग बजाता है। तो मुझे कोई आश्चर्य की बात नहीं है मेरे लिए कि तुम उसको सुन नहीं पाए, बट मैंने तो सुना है। एंड डिड द स्पेक्ट्रकल सीम टू बी देयर व्हेन यू लुक्ड आउट? अब नैरेटर ने पूछा, जब तुमने बाहर देखा बेल बजने के बाद, जैसे कि तुम्हें महसूस हुआ, तो क्या वो भूत वहाँ था, वो दृश्य वहाँ था, या वो फिगर वहाँ थी? इट वॉज देयर, हाँ था, बोथ टाइम, दोनों टाइम। ही रिपीटेड फर्मली, बोथ टाइम्स। उसने कहा हाँ बिल्कुल दोनों बार था, मतलब उसका कहना है कि 2 बार घंटी सुनाई दी और मैंने दोनों बार बाहर देखा, दोनों बार वहाँ भूत था। विल यू कम टू द डोर विद मी एंड लुक फॉर इट नाउ? तुम मेरे साथ गेट पर आओगे और अब देखो अब है या नहीं। ही बिट इज अंडर लिप्स एज दो ही वर समवट अनविलिंग बट अराउज। अब उसने अपने होठ काटे, जैसे करते हैं ना, ऐसे लिप्स बाइट करते हैं बिल्कुल बैठे बैठे, और मन नहीं होता जाने का, पर फिर भी अरोज उठ गया। आई ओपन द डोर, मैंने डोर को ओपन किया, एंड स्टूड ऑन द स्टेप, और वहीं पे स्टेप उस पर खड़े हो गए हम, जो गेट की जो बाउंड्री सी बनी होती है। वैली स्टूड इन द डोरवे, जहाँ वो भी डोरवे पर खड़ा था। देर वाज द डेंजर लाइट, वो डेंजर लाइट वहाँ थी। देर वाज द डिस्मल माउथ ऑफ द टनल, और टनल का माउथ था। देर वर द हाई वेट स्टोन वॉल्स ऑफ द कटिंग, जो दीवारें थी, वेट वॉल थी, मतलब गीली पत्थरों की, जो टेढ़े मेढ़े उबड़ खाबड़ पत्थरों की दीवारें थी। देर वर द स्टार अबव देम, और स्टार थे, मतलब सब जो नेचुरल दृश्य था वो यहाँ पर इन्होंने डिस्क्राइब किया है। डू यू सी इट? अब दिख रहा है तुम्हें? आई आस्क्ड हिम, पूछा उससे, टेकिंग पर्टिकुलर नोट ऑफ हिज फेस, और उसके फेस को नोटिस भी किया मैंने। हिज आइज वर प्रोमिनेंट एंड स्ट्रेन, बट नॉट वेरी मच मोर सो परहैप्स देन माई ओन हैड बीन व्हेन आई हैड डायरेक्टेड देम अर्नेस्टली टुवर्ड्स द सेम स्पॉट। नैरेटर ने उधर इशारा करते हुए कहा कि क्या अब तुम्हें दिख रहा है? तो नैरेटर का जो डिस्क्रिप्शन है वो ये है कि उसकी आंखें स्थिर थी और चौंकी हुई सी थी, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा मेरी आंखें थी जब मैं उस स्पॉट की तरफ मैंने इशारा किया। तो मैंने पूछा कि अब है? तो उसने कहा नो, ही आंसर्ड इट इज़ नॉट देयर, वो वहाँ नहीं है। एग्रीड सेड आई, मैंने भी कहा हाँ ठीक है नहीं है। वी वेंट इन अगेन, शट द डोर एंड रिज्यूम्ड आवर सीट। अंदर गए, गेट बंद किए, वापस से अपनी सीट पर बैठ गए। आई वॉज थिंकिंग हाउ बेस्ट टू इम्प्रूव दिस एडवांटेज इफ़ आई माइट बी कॉल्ड वन, when he took up the conversation in such a matter of course way, so assuming that there could be no serious question of fact between us, that I felt myself placed in the weakest of position. अब नरेटर को लग रहा है कि भाई ये एडवांटेजेस है मेरे लिए, क्योंकि अब वो नॉर्मल होगा, अब उसे भूत नहीं दिखा, तो अब मैं कुछ पूछ सकता हूँ। फिर क्या हुआ? इफ़ इट माइट बी कॉल्ड वन, इसको एडवांटेजेस जब कहा जा सकता है कि जब मैं अब इससे कुछ और पूछ पाऊँ। लेकिन वैन ही टुक अप द कन्वर्सेशन इन सच ए मैटर ऑफ कोर्स, सो एज्यूमिंग दैट देयर कुड बी नो सीरियस क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। लेकिन अब मुझे लग गया कि अब कोई सीरियस क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, मतलब मेरे लिए एडवांटेजेस नहीं होगा ये। एक तरह से अब उसको भूत नहीं दिखा, तो अब ये एडवांटेजेस हो सकता है, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि अब मैं कोई उससे सीरियस क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, और इस समय मैं अपने आप को एक वीकेस्ट पोजीशन में फील कर रहा हूँ, मतलब मैं कमज़ोर स्थिति में अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। बाय दिस टाइम यू विल फुली अंडरस्टैंड सर, ही सेड, दैट व्हाट ट्रबल्स मी सो ड्रेडफुली इन दिस द क्वेश्चन, व्हाट डज द स्पेक्ट्र मीन। अब वापस से ये कुछ सोच ही रहे हैं अभी नरेटर, तो उसने बोलना शुरू किया कि अब तो तुम समझ गए होंगे सर कि मैं क्यों परेशान हूँ, क्योंकि ये जो वो है दृश्य है या भूत है, उसका क्या मतलब है, डरावनी जो दृश्य है उसका क्या मतलब है। आई वॉज नॉट श्योर, आई टोल्ड हिम दैट आई डिड फुली अंडरस्टैंड। मैंने बोला कि भाई नहीं, मुझे पक्का नहीं पता कि क्या मतलब है, मैं कोशिश मतलब समझा नहीं हूँ अच्छे से। व्हाट इज़ द इट्स वार्निंग अगेंस्ट? तो उसने पूछा कि क्या चेतावनी है इसकी। रूमिनेटिंग विद हिज आइज ऑन द फायर, अपनी आंखों को आग की तरफ देखते हुए उसने कहा, एंड ओनली बाय टाइम्स टर्निंग दैम ऑन मी, और बीच बीच में मेरी तरफ भी लेके आ रहा हूँ उन आँखों को। व्हाट इज़ द डेंजर? क्या खतरा है? व्हाट इज़ डेंजर? ये क्या खतरा हो सकता है? दिस इज डेंजर ओवर हैंगिंग समवेयर ऑन द लाइन, क्या कोई खतरा लाइन पर ही है क्या? सम ड्रेडफुल कामिटी विल हैपन, क्या कोई बहुत ज़्यादा कामिटी होने वाली है, मतलब विनाश होने वाला है। इट इज़ नॉट
to be the doubted this third time after what has gone before, but surely this is cruel haunting of me. What can I do? तो अपनी बात को प्रेशराइज करते हुए वो कहता है कि ये तीसरी बार इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। सर मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे बताइए, मतलब किस तरह से इस मुसीबत से हम बच सकते हैं। ही पुल्ड आउट हिज हैंकरचीफ, उसने अपना हैंकी निकाला, रुमाल निकाला, एंड वाइप द ड्रॉप फ्रॉम हिज हीटेड फॉरहेड, और अपने माथे पर से जो ड्रॉप्स थी पसीना उनको पूछा। वो आगे कहता है, इफ आई टेलीग्राफ डेंजर ऑन आइदर साइड ऑफ मी और ऑन बोथ आई कैन गिव नो रीज़न फॉर इट। ही वेंट ऑन वाइपिंग द पाम ऑफ हिज हैंड, आई शुड गेट इन टू ट्रबल एंड डू नो गुड। तो उसने कहा, यदि मैं टेलीग्राफ कर देता हूँ कि भाई खतरा है, कोई डेंजर है अपनी किसी एक साइड में या दोनों ही साइड में, तो मेरे पास कोई रीज़न तो होगा नहीं, वो पूछेंगे भी क्या खतरा है। तो इस तरह से वो कहता गया और अपने जो हाथ थे उनको हाथ को पूछता रहा हैंकी से। आई शुड गेट इन टू ट्रबल, मैं परेशानी में फंस जाऊँगा और कुछ भला होगा नहीं किसी का भी। दे वुड थिंक आई वॉज मैड, वो सोचेंगे कि भाई मैं पागल हूँ, क्योंकि कुछ दिख तो रहा ही नहीं है। दिस इज़ द वे आई वुड वर्क, ऐसे काम करता हूँ मैं। मैसेज डेंजर, टेक केयर, आंसर व्हाट डेंजर। तो उसने कहा कि मतलब मैसेज कर दिया डेंजर और कि कह दिया टेक केयर, फिर आंसर आएगा व्हाट डेंजर, क्या डेंजर है, कहाँ है डेंजर। तो फिर मैं मैसेज करूँगा डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट फॉर गॉड सेक टेक केयर, लेकिन भगवान के लिए थोड़ा सावधान रहो। तो दे वुड डिस्प्लेस मी, वे मुझे जॉब से निकाल देंगे। व्हाट एल्स कुड दे डू, वो क्या ही करेंगे इसके अलावा, मतलब मैं कुछ सबूत तो दे नहीं सकता। हिज पेन ऑफ माइंड वॉज मोस्ट पिटेबल टू सी, इट वॉज द मेंटल टॉर्चर ऑफ conscientious man oppressed beyond endurance by an unintelligible responsibility involving life। तो उसका जो माइंड था वो बहुत ही दयनीय अवस्था में था, मतलब उसको देखकर बड़ा दुख हो रहा है नरेटर को। और उनका कहना है कि वो एक ऐसे मेंटल टॉर्चर से गुजर रहा है एक व्यक्ति का जो उसकी लाइफ से जुड़ी जिम्मेदारी हैं उनसे, मतलब ऐसे उनसे दबा हुआ है वो, जो उसकी लाइफ से जुड़ी, मतलब जिम्मेदारी क्या जुड़ी है कि भाई उसको ध्यान रखना है इन चीज़ों का। अब यदि वो ना बताए, अब जैसे 2 बार तो घटना हो चुकी, एक बार एक्सीडेंट हो गया, फिर एक दूसरी बार लेडी मरी हुई पाई गई, अब वो तीसरी बार हुआ, वो उसको कैसे कहे, मतलब उसको कैसे अवॉइड कर दे, अवॉइड तो कर नहीं सकता, और बताए भी तो क्या बताए। तो ये जो एक ऐसी जो उसकी लाइफ से जुड़ी हुई रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनके नीचे दब चुका है उसका दिमाग कि वो उसमें क्या कर सकता है। तो इसलिए उसके जो माइंड की स्थिति बड़ी दयनीय थी। When it was first stood under the danger light, he went on putting his dark hair back from his head। तो उसके मन की जो कंडीशन है ना वो कुछ इस तरह की है, मतलब जब वो पहली बार डेंजर लाइट के नीचे खड़ा था तो उसने अपने जो काले बाल थे, जैसे पीछे वो करते हैं ना हेड से, और उसके जो हाथ थे आउटवर्ड अक्रॉस एंड अक्रॉस हिज टेम्पल्स इन एन एक्सट्रीमिटी ऑफ फेवरिश डिस्ट्रेस। वाई नॉट tell me where that accident was to happen, if it must happen, why not tell me how it could be averted, if it could be have been averted। तो वो इस तरह से एक तरह से विलाप कर रहा है। on its second coming it hid its face, why not tell me instead she is going to die। जब कहीं सामने मूर्ति होती है भगवान जी की या हमें दिख रही है तो हम उसकी तरफ हाथ जोड़ लेते हैं, लेकिन जब हमारे सामने कुछ भी ऐसा नहीं है तो हम क्या करते हैं हम कि उसको विश करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, मतलब जो मानते हैं इस चीज़ को। और कभी कभी ऐसा होता है कि यदि सामने हमारे कोई मूर्ति नहीं है, कोई मंदिर भी नहीं है, तो ये जो टेम्पल वर्ड है ना, ये कान के पीछे की जो एक तरह से कान के जस्ट पीछे जो वो होती है, कनपट्टी कह सकते हैं साधारण बोलचाल की भाषा में, उसके लिए आता है। तो उसने क्या किया कि आपने ऐसा नोटिस किया होगा कि कुछ लोग ऐसे करके कान के पीछे हाथ लगाकर हाथ जोड़ते हैं कि भाई भूल चूक माफ़ हो। नोटिस करना, इस चीज़ को फील करना कि ऐसा कई बार करते हैं। तो उसने वही किया और एक ऐसे स्टाइल में, डिस्ट्रेस में, फीवरिश स्टाइल में, जैसे बड़ा परेशान है, और वो ये बोलता है कि मुझे क्यों नहीं बताया कि एक्सीडेंट होना था, यदि होना था तो मैं इसको रोकता। वाई नॉट टेल मी हाउ इट कुड बी अवर्टेड, इसको कैसे रोका जा सकता है। मतलब मेरे जैसे इसका मानना है कि वो घोस्ट आया, उस घोस्ट के आने का जो संकेत है वो वार्निंग थी। तो इसका कहना यह है, इसका विलाप ये है, इसकी परेशानी ये है कि मैं उसको क्यों नहीं रोक पाया।
और जब वो सेकंड कमिंग था, जब दूसरी बार उसका फेस दिखा, तो मुझे क्यों नहीं बताया गया, और मुझे क्यों नहीं बताया गया कि वो मरने वाली है। दूसरी बार में जब वो दिखा तो उसे ये क्लियर क्यों नहीं किया गया। मतलब अब वो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पश्चाताप फील कर रहा है कि भई मैं ये सब क्यों नहीं रोक पाया। जैसे कई बार हमें ऐसा लगता है कि कुछ घटना घटित हो जाती है, तो हम उसके लिए अपने आप को गिल्टी फील करने लगते हैं कि काश मैं ये कर लेता तो ये हो जाता, ऐसा वो वाली, और हम अपने आप डिस्ट्रेस में चले जाते हैं, अपने आप को कष्ट देने देते रहते हैं, जबकि ज़रूरी नहीं है कि हम उसको रोक पाते। लेकिन इसको ये पछतावा है कि उसने मुझे वार्निंग दी, मैं तब भी नहीं रोक पाया। लेट देम कीप हर एट होम इफ़ इट केम ऑन दोज टू ओकेजन ओनली टू शो मी दैट इट्स वार्निंग वर ट्रू। तो मतलब वो कह रहा है कि भाई यदि ऐसा था कि ये वाली महिला मरने वाली थी, तो हम उसको ऐसा भी कर सकते थे, रोक सकते थे, घर पे रोक सकते थे, और दोबारा ओकेजन पे उसने मुझे वार्निंग दी। और उस ये दोबारा में उसने ये साबित किया कि उसका आना एक वार्निंग है, एक चेतावनी है, कुछ बुरा होने वाला है, कोई कामिटी होने वाली है। तो और तीसरी बार व्हाई नॉट वार्न मी प्लेनली नाउ, और अब तीसरी बार है, अब मुझे प्लेनली क्यों नहीं वार्न कर रहा, मतलब क्यों शो होके चला जाता है, अब मैं किसी को बता भी नहीं सकता। और लेकिन मेरे माइंड में है कि भाई तीसरी बार है, 2 बार सच हो चुका, दोबारा भी हो सकता है। एंड आई लॉर्ड हेल्प मी ए मियो पुअर सिग्नल मैन ऑन दिस सॉलिटरी स्टेशन, व्हाई नॉट गो टू समबडी विद क्रेडिट टू बी बिलीव्ड एंड पावर टू एक्ट। तो वो कहता है कि मैं एक पुअर सिग्नल मैन हूँ, मतलब मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे इस सॉलिटरी स्टेशन पे मेरे हाथ में कोई पावर नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति, या तो ये किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाए जिसके हाथ में पावर हो, जो कुछ कर सके, वाई नॉट गो टू समबडी विथ क्रेडिट टू बी बिलीव, किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाए जो कि बिलीव कर सके। मेरे पास क्या है, मेरे पास तो कोई पावर भी नहीं है एक्ट की। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मेरे 2 बार अपनी प्रेजेंस को, अपने आने को सत्य साबित कर चुका है, घटनाएं हो चुकी हैं, अब तीसरी बार भी आ गया, बट मैं क्या करूं। तो इस तरह से वो बहुत परेशान है। व्हेन आई saw him in this state, I saw that for the poor man's sake as well as the public safety, what I had to do for the time was to compose his mind. उसकी ये कंडीशन देखकर अब नैरेटर के माइंड में क्या आया, नैरेटर के माइंड में आया कि उस गरीब, उस बेचारे आदमी की, पुअर का मतलब गरीब तो होता ही है, पर कई बार ऐसे भी यूज़ हो जाता है कि बेचारा, तो उस गरीब आदमी की सुरक्षा के लिए, पब्लिक की सेफ्टी के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ कि उसके दिमाग को शांत करूँ। क्योंकि यदि उसका दिमाग इस तरह से पजल रहा, ऐसे वो परेशान रहा, तो जो उसकी ड्यूटी है, जो उसके हाथ में है, वो उसको भी सही से नहीं कर पाएगा। फिर उसको सही से नहीं कर पाएगा तो निश्चित रूप से पब्लिक की सेफ्टी खतरे में आ जाएगी। तो नैरेटर कहते हैं इस समय मैं क्या कर सकता हूँ, मैं केवल यही कर सकता हूँ कि उसके दिमाग को शांत कर सकता हूँ। देयरफॉर सेटिंग असाइड ऑल क्वेश्चन ऑफ रियलिटी एंड अनरियलिटी बिटवीन अस, आई रिप्रेजेंटेड टू हिम दैट whoever thoroughly discharged his duty must do well, and that at least it was his comfort that he understood his duty, though he did not understand these confounding appearances. उसका माइंड शांत करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने उसको समझाया। whoever thoroughly discharged his duty, जो भी अपनी ड्यूटी को पूरी तरह से निभाता है, अच्छे से निभाता, तो समझो उसने अपना कर्तव्य निभा दिया। मतलब जो तुम्हारे हाथ में है तुम उसको अच्छे से निभा रहे हो, तो तुम समझो तुमने अपना कर्तव्य निभा दिया। और ये जो ये शायद उसको ये चीज़ समझने में अच्छा लगेगा, यदि उसको ये बात समझ में आ जाती है कि भाई वो अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा रहा है, भले ही ये जो कन्फ्यूजिंग अपीरियंसेस हैं ये उसकी समझ से बाहर हैं, वो इसमें कुछ नहीं कर सकता, तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो, तुम अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभा रहे हो। और इसमें एक ये भी लाइन थी, क्वेश्चन ऑफ रियलिटी एंड अनरियलिटी बिटवीन अस, नैरेटर के और उसके बीच में जो भी क्वेश्चन थे कि भाई सच क्या है, झूठ क्या है, जैसे पहले इस चीज़ पे प्रेशर दे रहे थे कि भाई ये तुम्हारा इल्यूज़न है, ये सब चीज़ें, तो कह रहे नैरेटर कहते हैं कि मैंने उसको तो छोड़ ही दिया, अब मैंने क्या किया, उसको समझाना स्टार्ट कर दिया। उसको ये समझाना चाहा मैंने कि भाई तुम अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा रहे हो, भले ये अपीयरेंस तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते, पर तुम्हारे लिए अच्छी बात है कि तुम अपनी ड्यूटी को समझते हो। इन दिस एफर्ट आई सक्सीडेड फार बेटर दैन इन द अटेम्प्ट टू रीजन हिम आउट ऑफ हिज कन्विक्शन। और इस प्रयास में मैं कुछ पहले से बेटर, मतलब पहले से ज़्यादा सफल हुआ अपेक्षाकृत उसके, कि उसको उसके जो दिमाग में कन्फ्यूजन चल रहे हैं कि भूत आया था, ये आया था, या तुम वही तो नहीं हो, इनसे बाहर निकालने में तो सफल नहीं हुआ। तो मतलब नैरेटर का कहना यह है कि इस काम में मैं सफल हुआ कि उसको ये समझा पाया कि भाई तुम अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा रहे हो। ही बिकेम काम, वह शांत हो गया। द ऑक्यूपेशन इंसिडेंटल टू हिज पोस्ट
as the night advanced began to make larger demand on his attention and I left him at 2 in the morning. तो इससे वो शांत हो गया और जो उसका ऑक्यूपेशन था, जो उसकी ड्यूटी थी, उसमें रात बढ़ने के साथ साथ ज़्यादा उसको उसकी ड्यूटी को उसके ध्यान की ज़्यादा ज़रूरत थी। मतलब वो कंसंट्रेटेड होकर अपना काम करे, जब रात बढ़ने के साथ साथ इसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो इसलिए मैंने सुबह 2 बजे उसको छोड़ के चला गया, भाई अब तुम अपनी ड्यूटी निभाओ। थोड़ा उसको शांत कर दिया और उससे तुम अच्छे से काम कर रहे हो ये सब करके, तो थोड़ा कंफर्ट फील हुआ ताकि वो अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा पाए। क्योंकि रात बढ़ने के साथ साथ उसे उसके जो कर्तव्य थे उनको ज़्यादा केयरफुली उनको निभाना होता था। आई हैड ऑफर्ड टू स्टे थ्रू द नाइट बट ही वुड नॉट हियर ऑफ इट। मैंने उसको ऑफ़र भी दिया कि भाई मैं कहो तो तुम्हें ज़रूरत हो तुम्हारे साथ पूरी रात रुक जाता हूँ, लेकिन उसने इस चीज़ को मतलब मना कर दिया। मतलब ये भी कह सकते हैं कि उसने इस चीज़ को अनसुना कर दिया, कोई ध्यान नहीं दिया इस बात पे, उसको उसके ऑफ़र को स्वीकार नहीं किया। दैट आई मोर देन वंस लुक्ड बैक एट द रेड लाइट एज आई असेंडेड द पाथवे, दैट आई डिड नॉट लाइक द रेड लाइट एंड दैट आई शुड हैव स्लेप्ट बट पुअरली if my bed had been under it. I see no reason to conceal. जब मैं रास्ते से वापस आ रहा था, असेंड कर रहा था, मतलब ऊपर चढ़ रहा था पाथवे से, तो मैंने देखा रेड लाइट को। रेड लाइट हालांकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी और यदि मेरा जो सोने की जगह थी, जैसे उसका तो मतलब वहीं सोना वोना भी उसे तो वहीं है बेचारे को, तो कि यदि मेरी सोने की जगह वहीं होती या मेरा बेड वहीं होता तो मैं बिल्कुल ठीक से सो भी नहीं पाता। और कोई ऐसा मुझे कारण भी नहीं दिखता कि भी मैं इसको छिपा दूँ, ना दिखे रेड लाइट। तो ऐसा वो मन में सोचते हुए जा रहे हैं। आई सी नो रीज़न टू कंसील दैट आइदर बट वट रैन मोस्ट इन माई थॉट वॉज द कंसिडरेशन हाउ आउट आई टू एक्ट हैविंग बिकम द रेसिपेंट ऑफ दिस डिस्क्लोजर। लेकिन नैरेटर का जो विचार है वो ये है कि अब मुझे इस डिस्क्लोजर का पता चल गया, मतलब मैंने इसको रिसीव कर लिया, रिसिपेंट हूँ मैं, इसको प्राप्त करने वाला हूँ। डिस्क्लोज़र मेरे सामने ये बात डिस्क्लोज़ हुई है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मतलब मुझे इसको ऐसे छोड़ देना चाहिए कि जो होगा देखा जाएगा, या इस विषय में कुछ प्रयास करना चाहिए। आई हैड प्रूव्ड द मैन टू बी इंटेलिजेंट, विजिलेंट, पेंसटेकिंग एंड एग्जैक्ट, बट हाउ लॉन्ग माइट ही रिमेन सो इन हिज स्टेट ऑफ माइंड। अभी तक जो मैंने देखा था, आई हैड प्रूव्ड, जो अभी तक मैंने महसूस किया था वो मुझे ये ऐसा तो मैं मान चुका था कि जो व्यक्ति है इंटेलिजेंट है, सतर्क है और क्या कह सकते हैं मेहनती है और बिल्कुल अपने काम के प्रति परफेक्ट है। लेकिन ऐसी मेंटल स्टेट में वो कब तक परफेक्ट रहेगा? दो इन सबऑर्डिनेट पोजीशन स्टिल ही हेल्ड ए मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रस्ट एंड वुड आई फॉर इंस्टेंस like to stake my own life on the chance of his continuing to execute it with precision। तो इसमें ऐसी कंडीशन में तो वो कब तक मतलब उसका माइंड इतना शार्प रहेगा? और जो कंडीशन है वो ये है कि सबऑर्डिनेट पोजीशन पे है, वो ऐसी पोजीशन पे है कि सबऑर्डिनेट मतलब कोई महत्वपूर्ण उसको पद नहीं मिला हुआ, लेकिन जिम्मेदारी बहुत है उसके ऊपर। अब जो सिग्नल देने वाला काम है ट्रेन के लिए, ये ऐसे तो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा वो नहीं है इम्पोर्टेंट, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है देखो। तो इन चीज़ों को वो अनुमान लगा पा रहे हैं नैरेटर कि भी उसकी इतनी अच्छी पोस्ट तो है नहीं कि वो कुछ करे, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। और तो क्या मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि वो इसको जो उसका वर्क है इसको बिल्कुल कंप्लीटली परफेक्टली पूरा करता रहेगा? ऐसा अपने मन में सोच रहे हैं। अनेबल टू ओवरकम ए फीलिंग दैट देयर वुड बी समथिंग ट्रिचरियस इन माई कम्युनिकेटिंग what he had told me to his superiors in the company without first being plain with himself and proposing a middle course to him, I ultimately resolved to offer to accompany him, otherwise keeping his secret for the present, to the wisest medical practitioner we could hear of in those parts and to take his opinion। अब ये मतलब ऐसा महसूस कर पा रहे हैं कि मुझे कुछ करना चाहिए। मतलब क्या करना चाहिए? क्या मैं ये है ना सुपीरियर इन द कंपनी में जो उसके सुपीरियर हैं डिपार्टमेंट में, उनको बताऊं कि भाई उसके मन में क्या चल रहा है, विदाउट फर्स्ट बीइंग प्लेन विद हिमसेल्फ। मतलब ऐसे क्लियर ना बताऊं कि वो ऐसा कह रहा है, कुछ इस तरह से कहूँ, कोई बीच का रास्ता अपनाऊं और
तो क्या ये एक तरह से धोखा होगा उसके लिए कि भी मैंने उससे सीक्रेट जान लिए और अब उसके बाद उनके कंपनी वालों को बता दिया, जबकि वो खुद इस चीज़ को बोल रहा है कि यदि मैं उन्हें बता दूंगा कोई सबूत नहीं दे पाऊंगा तो मुझे पागल समझेंगे, निकाल देंगे। तो ऐसा ही इनके मन में चल रहा है, यदि मैं बताऊंगा तो ये धोखा माना जाएगा। फिर क्या किया, मैंने मतलब डिसाइड कर लिया कि मैं चलूंगा उसके साथ। कीपिंग ही सीक्रेट फॉर द प्रेजेंट, फिलहाल के लिए मैं उसके राज को छुपाऊंगा और उसके साथ जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास, जो इस शहर का, जो इस एरिया का सबसे बेस्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा, उसके पास जाऊंगा उसके साथ और उसकी ओपिनियन लूंगा, उसके विचार लूंगा, उनसे बात करूंगा। A change in his time of duty would come round next night. He had apprised me, and he would be off an hour or two after sunrise and ongoing soon after sunset. हम्म, उसने ए चेंज इन इस टाइम ऑफ ड्यूटी, उसने मुझे बताया था कि कल उसकी ड्यूटी के टाइम में चेंज होगा। क्या चेंज होगा? ही वुड ऑफ एन आवर और टू आफ्टर सनराइज, सनराइज के 1-2 घंटे के बाद वो निकल जाएगा और वापस से अपनी ड्यूटी पर आएगा, मतलब दिन में वो फ्री रहेगा सनसेट के बाद। आई हैड अपॉइंटेड टू रिटर्न अकॉर्डिंगली, तो मैंने डिसाइड किया उसी समय मैं इसके पास आऊँगा जिस समय वो फ्री है। नेक्स्ट इवनिंग वाज ए लवली इवनिंग एंड आई वॉकड आउट अर्ली टू एन्जॉय इट। अगली शाम जो थी बड़ी अच्छी सी थी, प्लीजेंट सी थी, और मैं चला गया जल्दी इसको एंजॉय करने के लिए। द सन वॉज नॉट येट क्वाइट डाउन वेन आई ट्रेवर्स्ड द फील्ड पाथ नियर द टॉप ऑफ द डीप कटिंग। तो सन जो है अभी क्वाइट डाउन, मतलब एकदम नीचे नहीं गया था, डूबा नहीं था, ये मान लीजिए। तो जब वो उसमें जा रहे थे, ट्रेवर्ड द फील्ड पाथ, खेत के रास्ते से जा रहे थे, जो वहाँ पर कटिंग थी, मतलब गहराई थी, उसके रास्ते रास्ते से जा रहे थे, तो जब तक सन पूरी तरह से डूबा नहीं था। आई वुड एक्सटेंड माई वॉक फॉर एन आवर, तो मैंने ऐसा मन में सोचा कि 1 घंटा और चलूँगा, एक्सटेंड मतलब वॉक 1 घंटा और करूँगा। आई सेट टू माई सेल्फ, मैंने स्वयं से कहा, हाफ एन आवर, आधा घंटा और, एंड हाफ एन आवर बैक, फिर आधा घंटा वापस, एंड इट वुड बी देन बी टाइम टू गो टू माई सिग्नल मैन्स वर्क। तो इस तरह से मतलब 1 घंटा और चलूँगा, फिर आधा घंटा, फिर आधा घंटा वापस, तो इस तरह से। तो ऐसे इसने प्लान किया कि फिर टाइम हो जाएगा वो वाला समय जब मुझे सिग्नल मैन के बॉक्स के, मतलब उसके वहाँ पर पहुँचना है। बिफोर परसुइंग माई स्ट्रोल आई स्टीप्ड टू द ब्रिंक एंड मैकेनिकली लुक्ड डाउन फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम विच आई हैड फर्स्ट सीन हिम। मतलब अपनी स्ट्रोल, अपना मतलब जो रास्ता है उस पर जाने से पहले मैं गया उस जगह पर जहाँ मैंने पहली बार उसको देखा था। बिना सोचे समझे मैंने वहाँ पर देखा, मतलब गया और वहाँ देखा। आई कैन नॉट डिस्क्राइब द थ्रिल दैट सीज्ड अपॉन मी व्हेन क्लोज एट द माउथ ऑफ द टनल आई saw the appearance of a man with his left sleeve across his eyes, passionately waving his right arm. तो मैं उस थ्रिल को, उस एक्साइटमेंट को अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता जब मैंने देखा टनल के मुंह पर एक व्यक्ति, सादा अपीयरेंस ऑफ ए मैन, एक व्यक्ति के अपीयरेंस जिसने कि अपनी स्लीव जो थी अपनी आँख के पास लगाई हुई थी, जैसे कि उसने बताया था, और पैशनेटली वेविंग इज राइट आर्म, और बड़ी पैशनेटली मतलब बड़ी एक तरह से जोश से अपनी राइट आर्म वेव कर रहा है वो, जैसे कि वो बता रहा था, मतलब जो सुन रहा था उसको भी ऐसा महसूस हो गया। द नेमलेस हॉरर दैट ऑप्रेस्ड मी passed in a moment, for in a moment I saw that the appearance of a man was a man indeed, and that there was a little group of the other men standing at a short distance, to whom he seemed to be rehearsing the gesture he made. तो पहले तो वो उसको देखकर डरा क्योंकि उसने सुन रखा था, लेकिन वो जो मेरा डर था 1 मिनट के लिए, तो एक पल के लिए तो मैं डरा, लेकिन वो डर एक पल में वापस भी चला गया। क्यों? क्योंकि मैंने देखा उस आदमी की जो अपीयरेंस थी वो वास्तव में एक आदमी था, और उनके पास में एक छोटा सा ग्रुप भी था और आदमियों का, जो कि थोड़ी सी दूरी पर खड़े थे, और वह आदमी इशारा करके उन्हें दिखा रहा था, जो भी वो हाथ हिला रहा था, जो भी उसका गेस्चर था वो उनके लिए कर रहा था। द डेंजर लाइट वाज नॉट येट लाइटेड, जो लाइट थी वो अभी नहीं जली थी। अगेंस्ट इट्स शाफ्ट ए लिटिल लो हट entirely new to me had been made of some wooden support and tarpaulin.
तो वो ऐसा लग रहा था कि जैसे उनको दिखा रहा हो अगेंस्ट इज शाफ्ट, उस खंबे के सामने एक छोटी सी जो झोंपड़ी थी, जो कि मेरे लिए नई नहीं थी क्योंकि ये तो पहले भी जा चुका। और वो जो झोंपड़ी थी जिसको वो उसका बॉक्स भी कहता है, जिसके डोर पर खड़े भी होते हैं, तो इसके लिए with an irresistible sense that something was wrong, with a flashing self-reproachful fear that fatal mischief had come to my leaving the man there and causing no one to be sent to overlook or correct what he did. I descended the notched path with all the speed I could make. विद इरेजिस्टिबल सेंस का मतलब कि ये पक्का विश्वास हो गया कि इस एहसास के साथ कि कुछ ना कुछ समथिंग वाज रॉन्ग, कुछ गड़बड़ हो गई है। क्या गड़बड़ हो गई है, किसके साथ हो गई है? विद द फ्लैशिंग सेल्फ रिअप्रोचफुल फियर, एक ऐसा कि वो जो व्यक्ति था उसके साथ कोई गड़बड़ हो गई है, मतलब वहाँ वो अकेला है और उसकी क्या कंडीशन है उसके विषय में ध्यान ना देने की वजह से उसको ओवरलुक करना, उसको सही करने के लिए कुछ प्रयास नहीं किया गया। तो मुझे लग गया कि शायद इस वजह से गड़बड़ हो गई। वो जो व्यक्ति था जिससे ये बात करके आए हैं, क्योंकि देख रहे हैं सब ऐसे हाथ भी हिला रहा है, मतलब उसे तो जो फिगर उसको दिख रही थी वो तो समझ गया कि वो कोई फिगर नहीं है, वो सचमुच में ही आदमी है और भी आदमी है। वो उनको इशारे से कुछ बता रहा है। तो अब इसके दिमाग में क्या आया, क्योंकि उससे 2 दिन मिल के आया है, उसके मन के भाव जान के आया, तो इसको लगा कि शायद कुछ गड़बड़ हो गई। और कारण ये रहा कि वो वहीं अकेला था, किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया, उसके विषय में कुछ प्रयास करना चाहिए था। तो मैं डिसेंट बहुत तेज़ी से उस पाथ से उतरा जो कि ऊंचा था, तेज़ी से नीचे उतरा, इतना तेज़ जितना मैं कर सकता था। व्हाट इज़ द मैटर, आई आस्क्ड द मैन। सिग्नल मैन किल्ड दिस मॉर्निंग सर। तो उसने कहा क्या मामला है, क्या हो गया? तो उसने कहा कि सिग्नल मैन किल्ड दिस मॉर्निंग, सिग्नल मैन आज सुबह मारा गया। मतलब डेड तो नहीं है पर किल्ड, इसका मतलब किसी ने मारा है। नोट द मैन बिलोंगिंग टू दैट बॉक्स, वो जो व्यक्ति जो उस बॉक्स में रहता है वो। तो इन्होंने अपने डर को कंफर्म करते हुए नैरेटर ने पूछा वो आदमी तो नहीं ना जो बॉक्स में रहता था? यस सर वही। नोट द मैन आई नो, वही जिसको, वो आदमी तो नहीं है ना जिसे मैं जानता था? तो उन्होंने पूछा जो आदमी थे और वो जो ग्रुप था कि यू विल रिकॉग्नाइज हिम सर इफ़ यू नो हिम, यदि आप उसको जानते हैं तो आप उसको पहचान लेंगे। सेट द मैन हु स्पोक फॉर द अदर, जो कि औरों से बात कर रहा था। सोलोमनली अनकवरिंग हिज ओन हेड एंड रेजिंग एन एंड ऑफ टैरपुलिन फॉर हिज फेस इज क्वाइट कंपोज्ड। तो उन्होंने जो उसके सिर पर कपड़ा ढका हुआ था उसको हटाया, मतलब अपने ये जो बातें कर रहे हैं, और फिर तिरपाल का एक सिरा हटाकर अंदर देखा तो उन्होंने बताया कि उस आदमी का जो चेहरा है बिल्कुल शांत है। ओ हाउ डिड दिस हैपन, हाउ डिड दिस हैपन, आई आस्क्ड टर्निंग फ्रॉम वन टू अनदर एज द हट क्लोज्ड इन अगेन। मैंने पूछा ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, एक के बाद दूसरे से ऐसे सबसे पूछने लगा भी क्या हो गया, कोई तो जवाब दे। ही वॉज कट डाउन बाय एन इंजन सर, नो मैन इन इंग्लैंड न्यू हिज वर्क बेटर। तो उन्होंने बताया कि भाई इंजन से कट गया सर, वो इंग्लैंड में कोई भी आदमी उसका काम उससे बेहतर नहीं जानता था, मतलब वो इतना अच्छा आदमी था, इस काम को वो बहुत बेस्ट कर रहा था, वो इंजन से कट गया। बट सम हाउ ही वॉज नॉट क्लियर ऑफ द आउटर रेल, लेकिन पता नहीं कैसे उसको उसका रेल का पता नहीं चला जो आउटर थी। इट वॉज जस्ट एट ब्रॉड डे, जबकि दिन का उजाला था। ही हैड स्ट्रक द लाइट एंड हैड द लैम्प इन हिज हैंड, उसने लाइट को स्ट्रक किया, उसके हाथ में लैम्प भी था। एज द इंजन कम आउट ऑफ द टनल, जैसे ही इंजन टनल से बाहर आया, हिज बैक वर्ड्स टुवर्ड इट, तो उसकी बैक थी उधर और वो देख नहीं पाया और वो कट गया। दैट मैन ड्रोव हर एंड वॉज शोइंग हाउ इट हैपन, शो द जेंटलमैन टॉम। वो जो आदमी था जो इससे बातें कर रहा है उसने उसको करके दिखाया, ड्रोव करके कि देखो ऐसे हुआ, और फिर वो कट गया। पता नहीं उसे कैसे पता नहीं चला, पीछे से ट्रेन आ गई और वो कट गया। शो द जेंटलमैन टॉम, टॉम को दिखाओ। फिर द मैन हु वोर ए रफ डार्क ड्रेस स्टीप बैक टू हिज फॉर्मर प्लेस एट द माउथ ऑफ द टनल, जो आदमी था जिसने रफ और डार्क ड्रेस पहनी हुई थी वो एक कदम पीछे हटा टनल के मुंह के पास। कमिंग राउंड द कर्व इन द टनल सर, ही सेड। तो उसने कहा जैसे टनल का जो कर्व्ड एरिया था उसमें एंटर करते हुए उसने कहा सर आई सा हिम एट द एंड लाइक एज इफ आई सा हिम डाउन ए प्रोस्पेक्टिव ग्लास। तो ये कहता है
जो इससे बात कर रहा है कि मैंने उसे बिल्कुल बाद में देखा और जब इतना समय हो गया था और जब मैंने उसे देखा तब देयर वाज़ नो टाइम टू चेक स्पीड। मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत दूर है जब मैंने उसे देखा ग्लास में, शीशे में जो लगे रहते हैं। तो अब टाइम नहीं था मेरे पास टू चेक द स्पीड, स्पीड चेक करने का या स्पीड कम करने का। एंड आई न्यू हिम टू बी वेरी केयरफुल, और मैं तो जानता था कि वो तो बहुत केयरफुल है, पर पता नहीं ऐसे कैसे हो गया। इतने वही समय से काम कर रहा था, वो बेस्ट अपने काम को जानता था, फिर भी पता नहीं कैसे हो गया। एज ही डिड नॉट सीम टू टेक हीड ऑफ द विसिल, आई शट इट ऑफ when we were running down upon him and called to him as loud as I could call। तो उसका कहना ये है कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो विसिल को भी सुन नहीं रहा था हमारी। फिर हमने उसको बंद किया और तेजी से उसकी तरफ मतलब रनिंग डाउन अपॉन हिम, उसकी तरफ दौड़े। जो इंजन उसकी तरफ दौड़ रहा था उसको बंद करा हमने और बहुत ज़ोर से बुलाया, जितना हम ज़ोर से चिल्ला सकते थे उतना ज़ोर से हम चिल्लाए। उसको जैसा हटाने के लिए कहते हैं ना कि भाई हट जाओ, ऐसे जो भी कुछ चिल्लाए होंगे। तो उसने कहा व्हाट डिड यू से, क्या कहा था तुमने? आई सेड ब्लो देयर, लुक आउट फॉर गॉड से क्लियर द वे, आई स्टार्टेड। तो वो बोलता है कि वही वाली लाइन बोली जिसे वो पहले भी सुन चुका था कि मैंने कहा ए नीचे कौन है, हट जाओ भगवान के लिए हट जाओ, ऐसा करा। मतलब उनका कहना यह है कि इतना समय नहीं था कि मैं स्पीड को चेक करता है कुछ करता, मैंने इंजन को तुरंत बंद कर दिया और फिर देखा कि वो सीटी की आवाज़ भी नहीं सुन रहा है, तो हमने वैसे चिल्लाना शुरू कर दिया। लेकिन वो इतना पास पहुंच चुके थे कि रुक नहीं पाया। थोड़ा तो रुकती है, जब ट्रेन रुकेगी तो एकदम ब्रेक नहीं लगते, थोड़ा थोड़ा आगे चलती है। ओह इट वॉज ए ड्रेडफुल टाइम सर, आई नेवर लेफ्ट ऑफ कॉलिंग टू हिम। तो वो व्यक्ति कहता है कि भाई मैंने बहुत ही भयानक समय था, आई नेवर लेफ्ट ऑफ कॉलिंग हिम, मैंने उसको चिल्लाना, उसको आवाज़ देना बंद नहीं किया। और फिर जब ये सब हो गया तो मैंने अपनी जो आर्म थी वो अपनी, आई पुट दिस आर्म बिफोर माई आई नोट टू सी एंड आई वेव्ड दिस आर्म टू द लास्ट बट इट वॉज नो यूज़। फिर मैं मतलब उससे देखा नहीं गया, मैंने अपनी बाजू अपनी आंखों पे रख ली और दूसरे हाथ से वेव किया, लेकिन अब कुछ फ़ायदा नहीं है, वो ख़त्म हो चुका था, मतलब इंजन उसको काट चुका था। विदाउट प्रोलॉन्गिंग द नैरेटिव टू डवेल ऑन एनी वन ऑफ इट्स क्यूरियस सर्कमस्टांसिस मोर देन ऑन एनी अदर, आई मे in closing it point out the coincidence that the warning of the engine driver included not only the words which the unfortunate signalman had repeated to me as haunting me, but also the words which I myself note he had attached, and that only in my own mind, to the gesticulation he had imitated। तो कुल मिला के नरेटर कहते हैं कि भाई इस कहानी को मैं यहीं समाप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि किसी भी अजीब बात पर, किसी दूसरी बात को पे जोर दिए बिना मैं अंत में बस यही कहना चाहता हूँ कि ये वही शब्द थे, जो बिल्कुल वही शब्द थे जो उसे परेशान कर रहे थे, और यही सिग्नल मैन ने मुझे बताए थे, और कुछ वे शब्द भी थे जो मैंने कहे थे, क्योंकि ये वाला तो शब्द इसने ही बोला था, बिलो दे, और कुछ हेलो बिलो इस तरह से है नीचे, तो उसने वो शब्द तो नहीं जोड़े थे, पर ये वाले शब्द उसने कई बार रिपीट किए थे, और वो वेव करना, ये सब यही सब शब्द उसको परेशान कर रहे थे, इन्हीं शब्दों से वो परेशान था, और अंत में इन्हीं शब्दों को उसने नहीं सुना, क्योंकि उसके दिमाग में तो यही आ गया कि फिर कोई भूत आ गया, उसने उस चीज़ को सुनना नहीं चाहा, और उस जिसके कारण वो नहीं सुन पाया उनकी वार्निंग, उनकी आवाज़, उनकी विसिल की आवाज़, इंजन की आवाज़, और अंत में उसकी इसी कारण से मृत्यु हो गई। चार्ल्स डिकेंस इसके ऑथर हैं। तो मतलब कुल मिला के ये है कि यदि उससे बातचीत हो जाती या उसे किसी साइकाइट्रिस्ट से मिलवाया जाता तो हो सकता है उसके मन से डर निकल जाता, क्योंकि उसके दिमाग एग्जैक्टली उसने वही वर्ड यूज़ किए, इसलिए वो संभल भी नहीं पाया, क्योंकि उसके दिमाग में तो उन शब्द के लिए ऑलरेडी डर था। इन्हीं शब्दों ने उसकी मृत्यु का कारण बन गई यही शब्द। This lesson teaches us about fate, responsibility, and human helplessness in the face of unknown forces. It also shows how loneliness and fear can deeply affect the human mind. The ending is shocking and unforgettable, reminding us that some warnings are understood only when it is too late. I hope this poem reminds you to choose your words and actions wisely
because even small things done with goodness can have lasting effects. See you soon with another thoughtful poem that teaches life's gentle lessons.